नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अग्रिम एमपीपीएससी एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और हम बात कर रहे हैं कक्षा छठवीं की इतिहास विषय की। कक्षा छठवीं की एनसीईआरटी इतिहास विषय की। कक्षा छठवीं की एनसीईआरटी इतिहास विषय की, हिस्ट्री सब्जेक्ट की। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आज पार्ट 2 है ना। पार्ट 1 इससे पहले हमने अपलोड कर दिया है और अब हम पार्ट 2 में बात करेंगे। इससे पहले यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। कक्षा छठवीं की एनसीईआरटी इतिहास विषय की पार्ट 2 देखेंगे आज। इसमें हम किताबें और कब्रें यहाँ से स्टार्ट करके लगभग एंड तक ले चलेंगे और प्रयास करेंगे कि ये क्या हो, लास्ट पार्ट हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किताबें और कब्रें, एनसीईआरटी इतिहास विषय की कक्षा छठवीं की एनसीईआरटी है दोस्तों। पार्ट 2 है, तो इससे पहले आप लोग पार्ट 1 देख लेंगे। तो चलिए देखते हैं पार्ट 2 को। चलिए दोस्तों, पार्ट 2 किताबें और कब्रें में हम क्या देखेंगे कि वेद क्या है, वेद क्या हैं, वैदिक युग के लोग कैसे थे, है ना। इनाम गांव के महापाषाण की क्या विशेषताएं थी, ये सभी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं वेद क्या है। वेद क्या है। सबसे पहले वेद की रचना आज से लगभग 3500 वर्ष पहले हुई थी। वेद की रचना आज से लगभग कितने वर्ष पहले? 3500 वर्ष पहले, 3500 वर्ष पहले हुई थी। 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद हैं। वेद कितने हैं दोस्तों? 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है ना। इनमें से सबसे पहले ऋग्वेद की रचना हुई थी और इन वेदों में सबसे पहले ऋग्वेद की रचना हुई थी। आगे देखते हैं दोस्तों, ऋग्वेद में 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। ऋग्वेद में 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं जिनको क्या कहा जाता है दोस्तों? सूक्त कहा जाता है, मंत्र कहा जाता है। सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। सूक्त का क्या मतलब होता है दोस्तों? अच्छी तरह से बोला गया। ऋग्वेद में 3 मुख्य देवताओं का वर्णन है। ऋग्वेद में क्या है दोस्तों? 3 मुख्य देवताओं का वर्णन है। आग के देवता हैं अग्नि, वर्षा के देवता इंद्र और सोम एक पौधा है। तो 3 प्रमुख ऋग्वेद में क्या है दोस्तों? 3 प्रमुख देवताओं का वर्णन है। अग्नि, आग के देवता, वर्षा के देवता इंद्र और सोम क्या है? एक पौधा है। इन्हीं 3 क्या है? देवताओं का वर्णन है। इस पौधे से एक विशेष प्रकार का पेय बनाया जाता है। सोम नामक जो पौधा है दोस्तों, सोम नामक, इस पौधे से क्या बनाया जाता है दोस्तों? इस पौधे से एक विशेष प्रकार का पेय पदार्थ बनाया जाता है, एक विशेष प्रकार का पीने वाला पदार्थ बनाया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। ऋग्वेद की प्रार्थनाएं लोगों के लिए वर्षा और आग के महत्व को दर्शाती हैं। तो ऋग्वेद की जो प्रार्थनाएं हैं वो क्या करती हैं? लोगों के लिए वर्षा और आग के महत्व को दर्शाती हैं। अच्छी फसल के लिए वर्षा जरूरी है और अच्छी फसल के लिए क्या है दोस्तों? वर्षा की ज़रूरत होती है। प्रचुर मात्रा में पीने के पानी के लिए भी वर्षा की ज़रूरत पड़ती है। पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी भी उपलब्ध हो, इसके लिए भी क्या होता है? वर्षा की ज़रूरत होती है। आग का इस्तेमाल हम भोजन पकाने और अन्य कई कामों के लिए करते हैं। आग का इस्तेमाल हम क्या करते हैं? भोजन पकाने और अन्य कई कामों के लिए करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इन प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों द्वारा की गई थी जो अत्यंत विद्वान पुरुष होते थे। तो जो ऋग्वेद में रचनाएं हैं, प्रार्थनाएं हैं, सूक्त हैं, इनकी रचना किन्होंने की थी? ऋषियों द्वारा की गई थी, जो क्या हैं? अत्यंत विद्वान पुरुष होते थे। जो क्या होते थे दोस्तों? बहुत ज़्यादा विद्वान पुरुष होते थे। कुछ महिलाओं ने भी ऐसी प्रार्थनाओं की रचना की और कुछ महिलाओं ने भी क्या किया? इस तरह की प्रार्थनाओं की रचना की। ऋग्वेद में प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत का प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में किस प्रकार की भाषा? प्राक संस्कृत या तो वैदिक संस्कृत का क्या हुआ है? संस्कृत का प्रयोग हुआ है। यह आज की संस्कृत से कुछ अलग है और ये जो आज की संस्कृत है हमारी,
उससे क्या है, थोड़ी सी अलग है, कुछ अलग है। आगे देखते हैं दोस्तों, भाषाओं के कुछ मुख्य परिवार कौन कौन से हैं। तो इंडो यूरोपियन परिवार, जर्मन, फ्रेंच, इंग्लिश, स्पेनिश, ग्रीक, संस्कृत, हिंदी, बंगला, असमिया, गुजराती, सिंधी, पंजाबी आदि। तो इंडो यूरोपियन परिवार में क्या है, कई भाषाएं हैं, जैसे जर्मन हो गया, फ्रेंच, इंग्लिश, स्पेनिश, जर्मन, फ्रेंच, इंग्लिश, स्पेनिश है ना, ग्रीक, संस्कृत, हिंदी, बंगला, असमिया, गुजराती, सिंधी, पंजाबी, 12 भाषाओं को इसमें रखा गया है। कौन कौन सी फिर से देख लेते हैं, जर्मन, फ्रेंच, इंग्लिश, स्पेनिश, ग्रीक, संस्कृत, हिंदी, बंगला, असमिया, गुजराती, सिंधी, पंजाबी। असमिया, गुजराती, सिंधी, पंजाबी, एक दो बार आप लोग इसको क्या करेंगे दोस्तों, है ना, 4-4 के ग्रुप में याद करेंगे तो याद हो जाएगी आपको। तिब्बतो बर्मन परिवार, तिब्बती बर्मन या तिब्बतो बर्मन परिवार की क्या थी, जो मुख्य भाषा थी। तो इस परिवार की भाषाएं भारत के पूर्वोत्तर भाग में बोली जाती हैं। तो तिब्बती बर्मन जो परिवार है, इसकी भाषा कहाँ बोली जाती है, पूर्वोत्तर भाग में बोली जाती है। आगे चलते हैं दोस्तों, द्रविड़ियन परिवार, द्रविड़ियन इस परिवार की भाषाएं हैं तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। तो द्रविड़ियन में क्या है दोस्तों, 4 भाषाएं है ना बोली जाती हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की जो भाषा है वो क्या है दोस्तों, इस परिवार की भाषाएं झारखंड में और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में बोली जाती हैं। तो ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की जो भाषाएं हैं वो कहाँ पर बोली जाती हैं, झारखंड में और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में बोली जाती हैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों, इतिहासकार और ऋग्वेद में क्या है, संबंध क्या है। तो ऋग्वेद से कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं। ऋग्वेद से क्या है, कई प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं। कक्षा 6 की एनसीईआरटी की किताब में ऋग्वेद से कुछ सूक्तों को लिया गया है। कक्षा 6 की जो एनसीईआरटी की किताब है, इसमें ऋग्वेद से ही क्या कर लिया गया है, कुछ सूक्तों को, मतलब कुछ प्रार्थनाओं को क्या कर लिया गया है, ले लिया गया है, जो विश्वामित्र और नदियों के बीच हुई बातचीत के बारे में है। जो विश्वामित्र और नदियों के बीच जो बातचीत हुई थी उसके बारे में है। ऋषि विश्वामित्र ने नदी की तुलना गाय और घोड़े से की है। ऋषि विश्वामित्र ने, जिनको भगवान भी कहा जाता था, तो उन्होंने क्या किया है, गाय और घोड़ों से किसकी तुलना, नदी की तुलना गाय और घोड़ों से की है। वह नदी पार करना चाहते हैं, इसलिए वह नदी से प्रार्थना कर रहे हैं। और वो क्या थे, नदी पार करना चाह रहे थे, इसलिए वो क्या कर रहे थे, नदी से प्रार्थना कर रहे थे ताकि सुरक्षित पार कर जाए, ताकि वो क्या करें, सुरक्षित उस पार चले जाएं। अब आगे देते हैं, इससे ये बातें पता चलती हैं, इससे हमको क्या बातें पता चलती हैं कि लोग जहाँ रहते थे वहाँ नदी मौजूद थी। लोग जहाँ रहते थे वहाँ क्या मौजूद थी, नदी मौजूद थी। घोड़े और गायें लोगों के लिए महत्वपूर्ण जानवर थे। घोड़े और गायें क्या थी, लोगों के लिए महत्वपूर्ण जानवर थी। यातायात के लिए रथों का प्रयोग होता था। यातायात के लिए क्या होता था, रथों का प्रयोग होता था। नदी को पार करने का शायद एक ही तरीका था। नदी को पार करने का शायद क्या था, एक ही तरीका था चलकर। ऐसा करने में जान को खतरा था। चलकर, या तो चलकर पार करते थे, और चलकर पार करने में क्या था, जान को खतरा था। आगे देख लेते हैं दोस्तों, ऋग्वेद में सिंधु और इसकी सहायक नदियों का उल्लेख है। ऋग्वेद में क्या है, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का उल्लेख मिलता है। सरस्वती नदी के बारे में भी लिखा गया है। सरस्वती नदी जो अब क्या हो गई है, विलुप्त हो गई है, इस नदी के बारे में भी क्या होता है दोस्तों, उल्लेख मिलता है। इस नदी के बारे में भी लिखा गया है ऋग्वेद में। लेकिन गंगा और यमुना का नाम ऋग्वेद में केवल एक ही बार आया है। लेकिन गंगा और यमुना का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार आया है। इन जानकारियों के आधार पर हम कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इन जानकारियों के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। जैसे जब ऋग्वेद की रचना हुई तब अधिकतर लोग सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पास रहते थे। जब ऋग्वेद की रचना हुई थी दोस्तों, तब ज़्यादातर लोग कहाँ रहते थे, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पास रहते थे। लेकिन लोगों को गंगा और यमुना के बारे में भी मालूम था। लेकिन लोग क्या थे, गंगा और यमुना के बारे में भी जानते थे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, मवेशी, घोड़े और रथ। मवेशी, घोड़े और रथ। तो ऋग्वेद में मवेशी, घोड़े और बच्चों, खासकर पुत्रों के लिए कई प्रार्थनाएं हैं। ऋग्वेद में क्या है, मवेशियों के लिए, घोड़ों के लिए और बच्चों, खासकर बेटों के लिए, पुत्रों के लिए
कई प्रार्थनाएं हैं। इससे पता चलता है कि उस जमाने के लोगों के लिए मवेशी और घोड़े कितने महत्वपूर्ण थे। इससे ये पता चल रहा है हम लोगों को दोस्तों कि उस जमाने के जो लोग थे, लोगों के लिए मवेशी और घोड़े कितने महत्वपूर्ण थे। लोगों के लिए कौन? मवेशी और घोड़े बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। इससे यह भी पता चलता है कि लोग बेटियों की तुलना में बेटों को अधिक महत्व देते थे। लोग क्या करते थे दोस्तों? बेटियों की तुलना में बेटों को ज़्यादा महत्व देते थे। क्यों? क्योंकि उसमें खासकर क्या है, पुत्रों के लिए कई प्रार्थनाएं हैं, है ना, पुत्रियों के लिए कम है, नहीं है। तो इसलिए क्या है, पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि लोग क्या करते थे, बेटियों की तुलना में बेटों को क्या करते थे, अधिक महत्व दिया करते थे। मवेशी का इस्तेमाल कृषि कार्यों और यातायात के लिए होता था। मवेशियों का इस्तेमाल क्या होता था दोस्तों? कृषि कार्यों और यातायात के लिए होता था। घोड़ों का इस्तेमाल रथ खींचने के लिए होता था, और जो घोड़े होते थे उनका इस्तेमाल क्या करते थे? रथ खींचने के लिए करते थे। लोग लंबे सफ़र के लिए घुड़सवारी भी करते थे, और जो लोग थे वो क्या करते थे? लंबा सफ़र जब उनका होता था तो उसके लिए वो क्या करते थे? घुड़सवारी करते, मतलब घोड़े की सवारी भी करते थे। घोड़ों और रथों का इस्तेमाल युद्ध में भी होता था, और जो घोड़े थे और रथ थे उनका इस्तेमाल कहाँ करते थे? युद्ध में भी करते थे। युद्ध अक्सर ज़मीन, मवेशी और पानी के लिए होते थे। युद्ध अक्सर ज़मीन, मवेशी और पानी के लिए होते थे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। जो खराब परिस्थिति में आसानी से उगता है, और जौ क्या था? खराब परिस्थिति में भी आसानी से उगता है, और इसकी फसल जल्दी पकती है, और इसकी फसल क्या होती थी? जल्दी पकती थी। इसलिए जौ की खेती बहुतायत से होती थी। इसलिए उस ज़माने में क्या होता था? ऋग वैदिक काल में क्या होता था दोस्तों? जौ की खेती बहुत ज़्यादा मात्रा में होती थी। युद्ध में जीते गए धन को समाज के हर वर्ग में बराबर बांट दिया जाता था, और जब युद्ध होता था तो उसमें जो क्या होता था? धन प्राप्त होता था, जो धन जीता जाता था उसको समाज के हर वर्ग में क्या करते थे? बराबर बराबर बांट दिया जाता था। उसमें से कुछ धन का इस्तेमाल यज्ञ करने के लिए होता था, और कुछ धन का इस्तेमाल क्या करते थे? यज्ञ करने के लिए करते थे। आगे देखते हैं दोस्तों। यज्ञ एक जटिल अनुष्ठान होता था। यज्ञ क्या होता था दोस्तों? एक जटिल अनुष्ठान होता था। यज्ञ क्या होता था दोस्तों? एक जटिल अनुष्ठान होता था। यज्ञ में आहुति दी जाती थी। घी और अनाज की आहुति दी जाती थी। घी और अनाज की आहुति दी जाती थी। जानवरों की बलि भी दी जाती थी, और क्या करते थे? जानवरों की बलि भी देते थे। जानवरों को भी क्या करते थे? मार करके उनकी बलि देते थे। तो लगभग हर पुरुष को युद्ध में भाग लेना पड़ता था, और जितने बार पुरुष होते थे सभी को युद्ध में भाग लेना पड़ता था। आगे देखते हैं दोस्तों। एक नियमित सेना रखने की परंपरा शुरू नहीं हुई थी। एक नियमित सेना रखने की परंपरा शुरू नहीं हुई थी। सेना में अलग अलग लोग, अलग अलग पेशों से लोग आते थे, और सेना में क्या था दोस्तों? अलग अलग पेशों से लोग आते थे। उन्हीं में से एक व्यक्ति को सेनापति के तौर पर चुना जाता था। उन्हीं में से एक व्यक्ति को क्या करते थे? सेनापति के रूप में चुन लिया जाता था। आगे देखते हैं दोस्तों। ऋग्वेद में काम के आधार पर लोगों का वर्णन। ऋग्वेद में काम के आधार पर लोगों को, है ना, किस प्रकार वर्गीकृत किया गया था? तो ऋग्वेद में काम के आधार पर लोगों का वर्णन है। जैसे पुरोहित हो गया सबसे, फिर राजा हो गया, फिर जन हो गए, फिर आर्य हो गए। तो पुरोहित, राजा, जन और आर्य में क्या है? ऋग्वेद में काम के आधार पर लोगों का वर्गीकरण किया गया है। तो पुरोहित कौन होता था? जो लोग अनुष्ठान कराते थे उन्हें पुरोहित या ब्राह्मण कहा जाता था। जो लोग क्या करते थे? यज्ञ आदि कार्यों में अनुष्ठान करवाते थे, है ना, पूजा पाठ कराते थे, उनको पुरोहित या ब्राह्मण कहा जाता था। ब्राह्मणों का समाज में महत्वपूर्ण स्थान था, और ये जो ब्राह्मण थे इनका समाज में क्या था दोस्तों? महत्वपूर्ण स्थान था। राजा कौन होते थे? शासक को राजा कहते थे। जो क्या करता था? शासन करता था, उसको क्या कहा जाता था? ऋग्वेदिक काल में राजा कहा जाता था। उस जमाने के राजा बाद के ज़माने के राजाओं की तरह नहीं होते थे। उस ज़माने के जो राजा थे वो बाद के ज़माने के राजाओं की तरह नहीं होते थे। उनकी न तो कोई राजधानी होती थी और ना ही कोई महल होता था। और जो ऋग्वैदिक काल के राजा होते थे उनकी कोई राजधानी भी नहीं होती थी, और न ही उनका कोई महल होता था, और वे किसी प्रकार का टैक्स नहीं वसूलते थे। और वो क्या करते थे? किसी प्रकार का टैक्स भी नहीं वसूलते थे। यह जरूरी नहीं था कि किसी राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा ही राजा बने। तो ऋग्वैदिक पीरियड में क्या था दोस्तों? जरूरी नहीं था कि राजा का बेटा ही क्या होगा? राजा बनेगा। जब राजा की मृत्यु हो जाएगी तो उसका बेटा राजा बनेगा। जन क्या होते थे? आम लोगों को जन या विश कहते थे। जो आम लोग होती थे, जो आम जनता होती थी, उसको क्या कहते थे दोस्तों? विश कहते थे। आज भी हिंदी भाषा में लोगों के लिए जन शब्द का प्रयोग होता है।
आज भी हिंदी भाषा में लोगों के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं दोस्तों? जन शब्द के लिए प्रयोग करते हैं। तो विष शब्द से वैश्य बना है। विष शब्द से क्या बना है दोस्तों? वैश्य बना है। और ऋग्वेद में कई जनों या विष का उल्लेख है। और ऋग्वेद में क्या है? कई जनों या विष का उल्लेख है, जैसे कि पुरुजन, भरतजन, यदुजन। पुरुजन, भरतजन, यदुजन, इनका क्या है? ऋग्वेद में उल्लेख है। आर्य कौन होते थे? तो जिन लोगों ने प्रार्थनाओं की रचना की थी वे अपने आप को आर्य कहते थे। जिन लोगों ने क्या किया था? प्रार्थनाओं या मंत्रों या सूक्तों की रचना की थी, वो अपने आप को आर्य कहते थे। आर्य लोग खानाबदोश थे। आर्य लोग क्या थे? खानाबदोश थे, मतलब खाने की तलाश में क्या करते थे? घूमते रहते थे। जो मध्य एशिया में रहते थे, जो क्या थे? मिडिल एशिया में रहते थे। वे 1500 ईस्वी पूर्व भारत आए थे। शुरू में वे पंजाब के आसपास बस गए। शुरू में वो कहाँ बसे? पंजाब के आसपास बस गए। उस समय भारत में रहने वाले मूल निवासियों को द्रविड़ कहा जाता था। उस समय जो भारत में रहने वाले मूल निवासी थे उनको क्या कहा जाता था दोस्तों? द्रविड़ कहा जाता था। आगे देखते हैं दोस्तों। समय बीतने के साथ आर्य भारत के अन्य भागों में फैल गए। समय बीतने के साथ आर्य जो थे वो भारत के अन्य भागों में भी फैल गए, जैसे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और फिर आगे पूरब की ओर। जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले बसे, फिर और पूरब की ओर वो बस गए। तो द्रविड़ लोगों को विंध्याचल के दक्षिण की ओर जाने को बाध्य होना पड़ा। और जो द्रविड़ लोग थे उनको क्या किया गया दोस्तों? विंध्याचल के दक्षिण की ओर जाने के लिए बाध्य होना पड़ा। आगे देखते चलते हैं दोस्तों। दास या दस्यु कौन होते थे? तो आर्य अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। तो जो आर्यों का क्या होता था? ऋग्वैदिक पीरियड में जो आर्यों का विरोधी होता था तो वो आर्य अपने विरोधियों को क्या कहते थे? दस्यु कहते थे। दास लोग अपनी भाषा, अलग भाषा बोलते थे। जो दास होते थे वो भाषा भी उनकी क्या होती थी? अलग होती थी और यज्ञ नहीं करते थे। और दस्यु या दास लोग क्या करते थे? यज्ञ नहीं करते थे। समय बीतने के साथ दास या दासी शब्द का इस्तेमाल गुलामों के लिए होने लगा। और जैसे जैसे समय क्या हुआ? बीतता गया, तो दास और दासी शब्द का इस्तेमाल गुलामों के लिए, स्लेव के लिए किया जाने लगा। युद्ध में बंदी बनाए लोगों को अपनी बाकी ज़िंदगी दास के रूप में बितानी पड़ती थी। और युद्ध में जो बंदी बनाए गए लोग थे उनको अपनी क्या थी? बाकी बची जो ज़िंदगी थी वो दास के रूप में व्यतीत करनी थी। आगे देखते हैं। महापाषाण है ना, मेगालिथिक क्या है? तो महापाषाण पत्थर से बनी रचना होती है। महापाषाण क्या है? पत्थर से बनी रचना होती है। इसका इस्तेमाल किसी कब्रगाह पर निशान लगाने के लिए किया जाता था। तो महापाषाण का इस्तेमाल किसी कब्रगाह, जो कब्रगाह होती थी उसमें क्या करते थे? निशान लगाने के लिए महापाषाण है ना का इस्तेमाल करते थे। महापाषाण को या तो एक ही विशाल पत्थर से बनाया जाता था या फिर अनेक पत्थरों से बनाया जाता था। तो जो महापाषाण होता था उसको या तो क्या करते थे? एक ही विशाल पत्थर से या कि फिर अनेक पत्थरों से उसको बनाते थे। तो कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर दिखाई देते थे, जबकि कुछ अन्य जमीन के नीचे। कुछ क्या थे? जमीन के ऊपर दिखाई देते थे, और जबकि कुछ अन्य क्या थे? जमीन के नीचे दिखाई देते थे। महापाषाण को शायद साइन पोस्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। महापाषाण को क्या करते थे? शायद साइन पोस्ट के रूप में इस्तेमाल करते थे। इससे कब्रगाह को खोजने में आसानी होती थी। और इसके द्वारा क्या होता था? कब्रगाह को खोजने में आसानी होती थी। जो कब्र की गाह होती थी उसको खोजने में क्या करते थे? आसानी हो जाती थी, है ना, जल्दी प्राप्त कर लेते थे। तो महापाषाण बनाने की परंपरा लगभग 3000 वर्ष पहले शुरू हुई थी। यह परंपरा दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर तथा कश्मीर में प्रचलित थी। तो महापाषाण बनाने की परंपरा कहाँ कहाँ थी? दक्कन में थी, दक्षिण भारत में थी, पूर्वोत्तर में थी और कश्मीर में थी। तो इन 4 जगहों पर क्या थी? महापाषाण बनाने की परंपरा प्रचलित थी। आगे चलते हैं दोस्तों। मृत व्यक्ति को कुछ विशेष बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। तो महापाषाण टाइम पीरियड में क्या करते थे दोस्तों? मृत व्यक्तियों को कुछ विशेष बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। इन बर्तनों को रेड वेयर और ब्लैक वेयर कहते थे। कुछ कब्रगाहों से लोगों के औजार और घोड़े के कंकाल भी मिले हैं। कुछ कब्रगाहों से क्या मिला है दोस्तों? लोगों के औजार और घोड़े के कंकाल भी मिले हैं। इससे पता चलता है कि उस जमाने में लोहे का इस्तेमाल होता था। तो ऋग्वैदिक पीरियड में क्या होता था दोस्तों? लोहे का इस्तेमाल होता था। आगे देख लेते हैं। इससे लोगों के लिए घोड़े के महत्व का भी पता चलता है। इससे लोगों के लिए क्या है? घोड़े के महत्व का भी पता चलता है। कुछ कब्रगाहों से सोने और पत्थरों के जेवर भी मिले हैं। और कुछ कब्रगाहों से क्या मिला है दोस्तों? सोने और
पत्थरों के जेवर भी प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं सामाजिक असमानताएं क्या क्या थी। तो लोगों में सामाजिक असमानताएं थी। लोगों में क्या था? सामाजिक असमानताएं थी। सामाजिक रूप से लोग क्या थे? समान नहीं थे। मृत के साथ उसके कुछ सामानों को दफना दिया जाता था। जो जिसकी क्या होती थी? मृत्यु होती थी, तो उस मृत व्यक्ति के साथ क्या किया जाता था? उसके जो सामान होते थे उसको भी क्या करते थे? दफना देते थे। इनाम गांव एक विशेष कब्रगाह। इनाम गांव एक विशेष कब्रगाह। इनाम गांव आज के महाराष्ट्र में पड़ता है। इनाम गांव कहाँ? आज के महाराष्ट्र में पड़ता है। यह पुणे से 89 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। पुणे से कितना है? 89 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। यह भीमा नदी की सहायक नदी घोड़ के निकट है। और ये इनाम गांव है किस नदी के किनारे? भीमा नदी की एक सहायक नदी घोड़ है, उसके निकट है। इनाम गांव में लोग लगभग 3600 से 2700 वर्ष पहले रहते थे। तो इनाम गांव में लोग कब रहते थे? 3600 से 2700 वर्ष पहले रहते थे। आगे देखते हैं दोस्तों, इससे लोगों के लिए घोड़े के महत्व का भी पता चलता है। इससे लोगों के लिए क्या पता चलता है दोस्तों? घोड़े के महत्व का पता चलता है। कुछ कब्रगाहों से सोने और पत्थरों के जेवर भी मिले हैं। इस कब्रगाह में वयस्कों को ही दफना दिया जाता था। मृत शरीर को सीधा लिटा दिया जाता था और उसका सिर उत्तर की ओर रखा जाता था। तो मृत शरीर को क्या करते थे? सीधा लिटा दिया जाता था और उसका सिर उत्तर की ओर रख देते थे। आगे देखते हैं दोस्तों, कुछ लोगों को घरों में ही दफनाया जाता था और जो कुछ लोग थे वो कहाँ पर दफनाए जाते थे? घरों में ही दफना दिए जाते थे। तो मृत के साथ बर्तनों को भी दफनाया जाता था और जो मृत होता था उसके साथ बर्तन को दफनाने का भी साक्ष्य यहाँ से मिला है। इन बर्तनों में शायद खाने पीने की चीज़ें रखी जाती थी और इन बर्तनों में शायद क्या था? खाने पीने की चीज़ें रखी जाती थी। ऐसे ही एक पुरास्थल से एक 4 पाए वाला जार मिला है। ऐसे ही एक पुरास्थल से क्या मिला है दोस्तों? 4 पाव वाला जार मिला है। जार मतलब एक बर्तन एक प्रकार का होता है दोस्तों। आगे देखते हैं, उस जार के भीतर एक कंकाल था और उस जार के भीतर क्या था? एक कंकाल था। इस जार को एक 5 कमरे वाले मकान के आंगन में रखा गया था। और ये जो जार था इसको कहाँ रखा गया था दोस्तों? 5 कमरे वाले मकान के एक आंगन में रखा गया था। यह उस पुरास्थल के कुछ सबसे बड़े मकानों में से एक था। यह उस पुरास्थल के कुछ सबसे बड़े मकानों में से एक मकान ये था, 5 कमरों वाला, है ना, जहाँ पर जार को रखा गया था और जार के भीतर क्या था? कंकाल था। उस घर में एक भंडार घर भी मिला है। उस घर में क्या है? एक भंडार घर भी मिला है। उस घर में क्या मिला है? एक भंडार घर भी मिला है। तो मृतक के पैर मोड़कर लिटाया गया था। इतिहासकारों का अनुमान है कि वह अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण और धनी व्यक्ति रहा होगा। इतिहासकारों का अनुमान है कि वह अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण और धनी व्यक्ति रहा होगा। हो सकता है वह एक समृद्ध किसान हो सकता है कि वह क्या हो? एक समृद्ध किसान हो या गांव का मुखिया हो। समृद्ध किसान भी हो सकता है और गांव का मुखिया भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अभी तक हमने पढ़ा कि कैसे आग और पहिए की खोज ने मानव जीवन को उन्नति के पथ पर अग्रसर किया। आखेटक एवं खाद्य संग्राहक के जीवन से मानव ने कृषि की ओर विकास किया। आखेटक और खाद्य संग्राहक के जीवन से कैसे मानव ने कृषि और विकास किया। कृषि के विकास ने मानव को एकजुट होकर रहने के लिए प्रेरित कर दिया और जो कृषि का विकास हुआ तो उससे कैसे मानव को कृषि के विकास ने एकजुट होकर रहने के लिए प्रेरित कर दिया। आगे देखते हैं दोस्तों, ये रिवीजन थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने इसमें क्या क्या पढ़ लिया। तो जब मानव एकजुट होकर रहने लगा तो इससे कबीले, समुदाय, गांव आदि का निर्माण होने लगा। आगे चलकर गांव के मुखिया की परंपरा का विकास हुआ। आगे चल करके क्या हुआ? गांव के मुखिया की परंपरा का विकास हुआ। जब कई गांव मिलकर एक बड़े भूभाग पर रहने लगे तो राजा तथा शासन जैसी अवधारणा का विकास हुआ। और जब कई गांव मिलकर एक बड़े भूभाग पर रहने लगे तो राजा तथा शासन जैसी अवधारणा का विकास हुआ, जिन्हें क्या कहा जाने लगा? राज्य कहा जाने लगा। और जब ये राज्य अत्यंत बड़े भूभाग पर फैले बड़े भूभाग पर फैले तो इससे जनपद तथा महाजनपद जैसी व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। इन तमाम के बारे में जानकारी के सबसे प्रामाणिक स्रोत जैन और बौद्ध, विशेषकर बौद्ध ग्रंथों को माना जाता है। तो जैन और बौद्ध धर्म का काल 600 ईस्वी पूर्व का था, जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो बौद्ध ग्रंथ में लिखा है कि 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी, बौद्ध ग्रंथों में लिखा है कि 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें से
सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। सबसे शक्तिशाली कौन था? 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली कौन था दोस्तों? मगध था। मगध का विकास कैसे हुआ इसके बारे में तो कोई ठोस जानकारी नहीं मिलती, किंतु इतना अवश्य है कि यह क्रमिक रूप से विकसित हुआ था। किंतु इतना जरूर है कि यह क्रमिक रूप से विकसित हुआ था। चूंकि मगध गंगा नदी घाटी के क्षेत्र में स्थित था, अतः यहाँ कृषि के विकास की अनुकूल दशाएं मौजूद थी। चूंकि मगध क्या था? गंगा नदी की घाटी में था, और गंगा नदी की घाटी क्या थी? उपजाऊ थी। तो वहाँ पर क्या कृषि का विकास के जो थी वो अनुकूल दशाएं मौजूद थी, तो इस कारण क्या था? वो शक्तिशाली था। आगे देख लेते हैं। कृषि के विकास से अन्य व्यापारिक गतिविधियों को भी बल मिला। कृषि के विकास से क्या हुआ? जो अन्य व्यापारिक गतिविधियां थी उनको भी बल मिला, जिस कारण मगध एक शक्तिशाली महाजनपद के रूप में विकसित हो सका। जिसके कारण क्या हुआ? मगध एक शक्तिशाली महाजनपद के रूप में विकसित हो गया। मगध के अलावा एक अन्य शक्तिशाली महाजनपद बज्जी था। मगध के अलावा एक अन्य शक्तिशाली महाजनपद कौन था? बज्जी था। इसके बारे में जैन ग्रंथों में लिखा गया है कि मगध और बज्जी के मध्य एक भीषण युद्ध हुआ था। मगध और बज्जी के मध्य क्या हुआ था? एक भीषण युद्ध हुआ था। जैन ग्रंथों में लिखा गया है, ऐसा जैन ग्रंथों में लिखा है कि मगध और बज्जी के मध्य क्या हुआ है? एक भीषण युद्ध हुआ था। इन जैन और बौद्ध ग्रंथों में मगध के शक्तिशाली राजाओं के रूप में बिंबिसार और उसके पुत्र अजातशत्रु के बारे में भी उल्लेख मिलता है। तो जैन और बौद्ध ग्रंथों में मगध के शक्तिशाली राजाओं के रूप में बिंबिसार और उसके पुत्र अजातशत्रु के बारे में उल्लेख मिलता है। आगे चलकर मगध का सबसे शक्तिशाली वंश नंद वंश की स्थापना, मगध से सबसे शक्तिशाली वंश नंद वंश की स्थापना होती है। नंद वंश की स्थापना 344 ईस्वी पूर्व महापद्म नंद द्वारा की गई थी। नंद वंश की स्थापना किसने की थी? महापद्म नंद ने की थी। और महापद्म नंद ने कब की थी? 344 ईस्वी पूर्व में की थी। आगे देखते हैं दोस्तों। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। और नंद वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? घनानंद था, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से हराकर लगभग 322 ईस्वी पूर्व मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो जिसको क्या किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य, अपने गुरु कौटिल्य की सहायता से हरा करके 322 ईस्वी पूर्व में क्या किया था? मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो इस प्रकार नंद वंश का शासन बहुत ही कम समय तक रहा। इस प्रकार से जो नंद वंश का शासन काल था वो बहुत ही कम समय तक रहा। आगे देखते हैं दोस्तों। जब चंद्रगुप्त मौर्य भारत का सम्राट बना तो इसने पूरे भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। जब क्या हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य क्या हुआ? सम्राट बना तो इसने क्या किया? पूरे भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था, तथा लगभग सभी महाजनपद इसके नियंत्रण में थे। और जो सभी महाजनपद थे वो क्या थे? इसके नियंत्रण में थे। मौर्य वंश में ही बिंदुसार और अशोक जैसे महान सम्राट हुए। मौर्य वंश में ही क्या था? बिंदुसार और अशोक जैसे महान सम्राट हुए, जिनका उल्लेख इस पुस्तक में किया गया है। तो बिंदुसार और अशोक जैसे महान सम्राट हुए, जिनका क्या है? इस किताब में वर्णन है। आगे देखते हैं। विभिन्न कारणों के चलते 185 ईस्वी पूर्व में मौर्य वंश समाप्त हो गया, है ना। अलग अलग कारणों के चलते क्या हुआ? मौर्य वंश 185 ईस्वी पूर्व में समाप्त हो गया। और इसके बाद प्रारंभ होता है मौर्योत्तर अथवा उत्तर मौर्य काल। मौर्योत्तर अथवा उत्तर मौर्य काल का प्रारंभ होता है। मौर्य वंश नोट में देख लेते हैं क्या है। मौर्य वंश के अंतिम शासक को मारकर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। तो मौर्य वंश के जो अंतिम शासक था, शायद उसका बृहद्रथ नाम था, तो उसको मार करके क्या किया था? पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की क्या कर दी थी? स्थापना कर दी थी। तो इस काल में भारत पुनः अलग अलग राज्यों में बट गया, तथा चंद्रगुप्त मौर्य के काल में शुरू हुई अखंड भारत और एक केंद्रीय सत्ता की अवधारणा जो थी वो समाप्त हो गई। इसके बाद उत्तर भारत में शक, कुषाण, कनिष्क, शुंग जैसे वंशों ने विभिन्न भागों पर शासन किया, जबकि दक्षिण भारत में वाकाटक, चोल, पांड्य जैसे वंशों ने क्या किया था? शासन किया था। तो उत्तर भारत में शक, कुषाण, कनिष्क, शुंग जैसे वंशों ने, और दक्षिण भारत में वाकाटक, चोल, पांड्य जैसे वंशों ने क्या किया था? शासन किया था। आगे देखते हैं। तो वर्तमान आंध्र प्रदेश में सातवाहन शासकों का शासन था। और जो वर्तमान क्या था? आंध्र प्रदेश था, वहाँ पर क्या था? सातवाहन वंश के शासकों का क्या था? शासन था। इस प्रकार इस पुस्तक में इतिहास के प्रारंभ से लेकर लगभग मौर्योत्तर काल के राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक इत्यादि पक्षों के बारे में जानकारी दी गई है। आगे देखते हैं दोस्तों। अब चैप्टर नंबर 6 आ गया हमारा, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य देखते चलते हैं दोस्तों। क्या सीखेंगे इसमें हम? वेद क्या हैं? वैदिक युग के लोग,
इनाम गांव के, महापाषाण, जनपद, महाजनपद, टैक्स, सब चीज़ें एक एक करके देखते चलते हैं दोस्तों। तो वेदों सबसे पहले वेद की रचना, थोड़ा सा रिवीजन करते चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले वेद की रचना आज से लगभग 3500 वर्ष पहले हुई थी। 4 वेद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद थे। इनमें से सबसे पहले ऋग्वेद की रचना हुई। सबसे पहले कौन सा वेद? ऋग्वेद हुआ। तो 4 वेद सबसे पुराने धार्मिक ग्रंथ हैं। 4 वेद हैं जो वो क्या हैं? सबसे पुराने धार्मिक ग्रंथ हैं, जिसमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन है ना। फिर यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद हैं। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं। इस तरह से 1000 ऋग्वेद में 1000 से अधिक प्रार्थनाएं, जिन्हें सूक्त कहा जाता है। सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। ऋग्वेद में 3 मुख्य देवता है ना, अग्नि, इंद्र और सोम का उल्लेख है। सोम नामक पौधे से विशेष प्रकार का पेय बनाया जाता था, देख लिए हम लोगों ने। तो ऋग्वेद की प्रार्थनाएं लोगों के लिए वर्षा और आग के महत्व को दर्शाती हैं। अच्छी फसल के लिए वर्षा जरूरी है। प्रचुर मात्रा में पीने के लिए पानी, प्रचुर मात्रा में पीने के पानी के लिए भी वर्षा जरूरी है। आग का इस्तेमाल हम भोजन को पकाने और अन्य कई कामों के लिए करते थे। इस तरह से क्या था, यहाँ पे हमने देखा था इन प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों द्वारा की गई थी, जो अत्यंत विद्वान पुरुष होते थे। कुछ महिलाओं ने भी ऐसी प्रार्थनाओं की रचना की। प्राक संस्कृत, वैदिक संस्कृत का प्रयोग हुआ, आज की संस्कृत से कुछ अलग है ना। इसी तरह से इतिहासकार और ऋग्वेद है ना, विश्वामित्र ने नदी की तुलना क्या की थी? गाय और घोड़े से की थी। ये हमने देख लिया है ना। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे ये मवेशी, घोड़े, रथ भी हम लोगों ने देख लिया था। ये जौ भी देख लिया था हमने। और ये यहाँ पे ये यज्ञ एवं जटिल अनुष्ठान होता था। यज्ञ में आहुति दी जाती थी, घी और अनाज की आहुति दी जाती थी, जानवरों की बलि भी दी जाती थी। लगभग हर पुरुष को युद्ध में भाग लेना पड़ता था। हर पुरुष को क्या करना पड़ता था? युद्ध में भाग लेना पड़ता था। एक नियमित सेना रखने की परंपरा शुरू नहीं हुई थी। सेना में अलग अलग पेशों से लोग आते थे। उन्हीं में से एक व्यक्ति को सेनापति के तौर पर चुना जाता था। तो सेना में क्या होता था? लोग अलग अलग पेशों से आते थे और उन्हीं में से एक को क्या कर लिया जाता था? सेनापति के रूप में चुन लिया जाता था। अब ऋग्वेद में काम के आधार पर लोगों का वर्णन है। पुरोहित होते थे। ऋग्वेद में क्या है? काम करने वालों में पुरोहित, राजा, जन, आर्य, ये भी हम लोगों ने देख लिया। थोड़ा सा रिवाइज करते चलते हैं। तो पुरोहित कौन होते थे? जो लोग अनुष्ठान कराते थे, है ना, वो पुरोहित कहलाते थे। ब्राह्मण का समाज में क्या था? महत्वपूर्ण स्थान था। राजा कौन होता था? राजा का न तो राजधानी होती थी, न ही महल होता था, किसी प्रकार का टैक्स नहीं लेता था और जरूरी भी नहीं था कि राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा राजा बने। इस तरह से जन क्या होता था? आम लोगों को जन या विष कहते थे, है ना। विष शब्द से ही वैश्य बना है। और क्या था? जनों, कई जनों या विष का उल्लेख है ऋग्वेद में, जैसे पुरुजन, भरतजन, यदुजन, है ना। आर्य क्या थे? जिन लोगों को प्रार्थनाओं की रचना की थी, जिन लोगों ने क्या किया था? प्रार्थनाओं की रचना की थी, सूक्तों की रचना की थी, उनको आर्य कहा गया था। आर्य लोग खानाबदोश थे, मध्य एशिया में रहते थे, है ना। 1500 ईस्वी पूर्व भारत आए थे। शुरू में वो पंजाब में के आसपास बस गए थे। बाद में उस समय भारत के मूल निवासियों को द्रविड़ कहा जाता था। समय बीतने के साथ आर्य भारत के अन्य भागों में भी फैल गए, है ना, जैसे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, फिर आगे पूरब की ओर बढ़े, है ना। द्रविड़ लोगों को विंध्याचल के दक्षिण की ओर जाने के लिए बाध्य होना पड़ा। दास या दस्यु कौन थे? आर्य अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दास लोग अलग भाषा बोलते थे और यज्ञ नहीं करते थे। समय बीतने के साथ दास या दासी शब्द का इस्तेमाल गुलामों के लिए होने लगा था। युद्ध में बंदी बनाए जाने वाले लोगों को बाकी जिंदगी क्या करना पड़ता था? दास के रूप में बितानी पड़ती थी। अब महापाषाण भी हम लोगों ने देख लिया था। आगे चलते हैं दोस्तों। ये इस तरह से अब सामाजिक असमानताएं यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। अब हम देखते हैं इसको आगे से। ये यहाँ से दोस्तों वर्ण व्यवस्था। समाज को 4 वर्णों में बांटा गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो वर्ण व्यवस्था दोस्तों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 वर्णों, समाज को 4 वर्णों में बांटा गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस तरह से ब्राह्मण क्या करता था? पूजा पाठ कराता था। क्षत्रिय क्या करता था? युद्ध करता था। और वैश्य क्या करता था? व्यापार करता था। और बाकी ये क्या करते थे? खेतों में काम करते थे। इस तरह से दोस्तों ब्राह्मण कौन था? ब्राह्मण को वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊंचा स्थान दिया गया था। ब्राह्मणों का काम था वेदों को पढ़ना और पढ़ाना। उन्हें तरह तरह के अनुष्ठान संपन्न कराने होते थे। उनको क्या कराना होता था दोस्तों? तरह तरह के अनुष्ठान संपन्न कराने होते थे।
इन अनुष्ठानों को करवाने के बदले में उन्हें उपहार दिए जाते थे, और जब वो अनुष्ठान करवाते थे तो उसके बदले में उनको क्या मिलता था? उपहार मिलता था। क्षत्रिय कौन थे? इस वर्ण का स्थान दूसरे नंबर पर आता था। इस वर्ण में शासक वर्ग के लोग आते थे। इस वर्ण में कौन था? शासक वर्ग के लोग आते थे। क्षत्रिय का काम था युद्ध लड़ना और लोगों की सुरक्षा करना। युद्ध लड़ना और लोगों की सुरक्षा करने का काम, दायित्व किसका था? क्षत्रियों का था। क्षत्रिय भी अनुष्ठान कर सकते थे, ऐसा नहीं था कि क्षत्रिय अनुष्ठान नहीं कर सकते थे, क्षत्रिय भी अनुष्ठान कर सकते थे। वैश्य क्या था? इस वर्ण का स्थान तीसरे नंबर पर आता था, और किसान, चरवाहे, व्यापारी इस वर्ग के सदस्य होते थे। किसान, चरवाहे और व्यापारी क्या थे? वैश्य वर्ग के सदस्य थे। वैश्यों को भी अनुष्ठान कराने का अधिकार था, और वैश्यों को भी क्या था? अनुष्ठान कराने का अधिकार था। शूद्र कौन होते थे दोस्तों? तो शूद्रों का काम था अन्य 3 वर्णों की सेवा करना। ये वर्ण क्या था? निचले पायदान पर था, चौथे स्थान पर था, और इनका काम क्या था? अन्य तीनों वर्णों की क्या करना था? सेवा करना था। महिलाओं को भी शूद्र माना जाता था, और जो महिलाएं थी उनको भी क्या करते थे? शूद्र मानते थे। शूद्रों को यज्ञ करने की अनुमति नहीं थी, और जो शूद्र होते थे उनको यज्ञ करने की अनुमति नहीं थी। वे ऐसे अनुष्ठानों में शामिल नहीं हो सकते थे। वे ऐसे अनुष्ठानों में शामिल नहीं हो सकते थे। किसी भी व्यक्ति का वर्ण उसके जन्म से तय होता था। किसी भी व्यक्ति का वर्ण उसके जन्म से तय होता था। यानी एक ब्राह्मण का बेटा हमेशा एक ब्राह्मण ही रहता था। यानी एक ब्राह्मण का बेटा हमेशा क्या था? एक ब्राह्मण ही रहता था। इस तरह किसी शूद्र का बेटा हमेशा शूद्र ही रहता था। इसी तरह जो शूद्र का बेटा था वो क्या था? शूद्र ही रहता था। लेकिन कुछ लोग इस व्यवस्था से सहमत नहीं थे। लेकिन जो कुछ लोग थे वहाँ पर वो क्या थे? इस व्यवस्था से सहमत नहीं थे। यहाँ तक कि कुछ राजा भी इसके विरोध में थे। कुछ राजा भी क्या थे? इसके विरोध में थे। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर भारत में समाज में इतनी अधिक भेदभाव नहीं था, और पुजारियों को उतना महत्व प्राप्त नहीं था। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर भारत में समाज में इतना अधिक भेदभाव नहीं था, और पुजारियों को उतना महत्व प्राप्त नहीं था। आगे देखते हैं दोस्तों, वैदिक युगीन शासन व्यवस्था। जनपद कैसे थे? जनपद शब्द 2 शब्दों जन और पद से मिलकर बनता है। इसका मतलब है वह स्थान जहाँ लोगों ने अपने पैर रखे और बस गए। जहाँ लोगों ने क्या किया? अपना पैर रखा और वहीं पर बस गए। अश्वमेध यज्ञ सफलतापूर्वक करने के बाद एक राजा किसी जनपद का राजा बन जाता था। तो जब कोई राजा क्या करता था? अश्वमेध यज्ञ सफलतापूर्वक कर लेता था, तो वो क्या हो जाता था? किसी जनपद का राजा बन जाता था। आज भी उत्तर प्रदेश में जिले को जनपद कहा जाता था। आज भी क्या है? उत्तर प्रदेश में जो जिले हैं उनको जनपद कहा जाता है। जनपद का आकार बड़ा होता था, लेकिन यहाँ भी लोग झोपड़ियों में रहते थे। यहाँ भी लोग क्या था? झोपड़ियों में रहते थे और मवेशी पालते थे। जनपद के लोग कई फसल भी उगाते थे, जैसे चावल, दलहन, जौ, गन्ना, तिल, सरसों। ये सभी क्या करते थे? जनपद के लोग उगाते थे। चावल, दलहन, जौ, गन्ना, तिल और सरसों। पुरातत्वविदों ने जनपद वाले कई पुरास्थलों को खोज निकाला है, जैसे दिल्ली का पुराना किला, मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा। तो ये क्या है? जनपदों वाले जिले हैं। जनपदों वाले क्या है? कई पुरास्थल हैं, है ना। दिल्ली का पुराना किला ये क्या है? जनपदों वाला पुरास्थल है। मेरठ का हस्तिनापुर भी क्या है? जनपदों वाला है। एटा के पास अतरंजी खेड़ा ये भी क्या है? जनपदों वाला ही है, पुरास्थल है। तो महाजनपद क्या थे? कुछ जनपद लगभग 2500 वर्ष पहले आकार में बड़े हो गए और जनपदों से अधिक महत्वपूर्ण हो गए। बड़े हो गए और जनपदों से भी क्या हुए? अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। इनको क्या कहा जाने लगा दोस्तों? महाजनपद कहलाने लगा। तो जनपदों से जो बड़े जन हो गए तो उनको महाजनपद कहा जाने लगा। महाजनपद के कुछ उदाहरण हैं मगध, कोसल, अंग, पांचाल। ये क्या है? महाजनपद के उदाहरण हैं। इधर देख लेते हैं कंबोज, गांधार, है ना, तक्षशिला, हस्तिनापुर, कुरु था यहाँ पे, पंचाल, कोसल, मल्ल, है ना, वज्जी, अंग, मगध। इधर अस्मक हो गया, अवंती हो गया, मत्स्य, सुरसेन, है ना, अस्मक, गांधार, ये सब क्या हैं? महाजनपद हैं। तो महाजनपद प्राचीन भारत में राज्य या प्रशासनिक इकाइयों को कहते थे। प्राचीन भारत में राज्य या प्रशासनिक इकाइयों को महाजनपद कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में कुछ जनपदों का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में क्या है? कुछ जनपदों का उल्लेख मिलता है। बौद्ध ग्रंथों में इनका कई बार उल्लेख हुआ है, और बौद्ध ग्रंथों में भी इनका क्या हुआ है दोस्तों? कई बार उल्लेख हुआ है। आगे देखते हैं दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे क्या है? कंबोज हो गया, है ना, पांचाल हो गया, कुरु हो गया, कोसल हो गया, वज्जी, मल्ल, काशी, अंग, मगध, इसी तरह से सुरसेन, अवंती, मत्स्य, इस तरह से यहाँ पे दोस्तों है ना दिया गया है। सभी जनपदों के नाम दिया गया है।
तो महाजनपद किसी न किसी राजा की राजधानी हुआ करती थी। किला क्या था? महाजनपद किसी न किसी राजा की राजधानी हुआ करती थी। ऐसे नगर अक्सर किले से घिरे रहते थे, और जो ऐसे नगर होते थे वो क्या होते थे? अक्सर किले से घिरे रहते थे। किले बनाने में ईंट, पत्थर और लकड़ी का इस्तेमाल होता था। किले बनाने में क्या होता था दोस्तों? ईंट, पत्थर और लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। किले का निर्माण शहर को दुश्मन से बचाने के लिए किया जाता था। और किले का निर्माण क्या करते थे? शहर से दुश्मनों को बचाने के लिए करते थे। आगे देखते हैं दोस्तों, किले को महाजनपद की संपन्नता का प्रदर्शन करने के लिए भी बनाया जाता था। साथ ही यह भी होता था कि किसी किलेबंद शहर पर नियंत्रण रखना अधिक आसान हो जाता था। साथ ही यह भी होता था कि किसी किलेबंद शहर पर नियंत्रण रखना आसान हो जाएगा जब किला बना रहेगा। अब देखिए सेना क्या होती है दोस्तों? सेना, राजा एक नियमित सेना रखने लगे थे। सैनिकों को नियमित रूप से वेतन मिलने लगा था। सिक्के क्या होते थे? भुगतान के लिए सिक्कों का इस्तेमाल होने लगा था। सिक्कों पर पंच आहत करके डिजाइन बनाए जाते थे, इसलिए इन सिक्कों को आहत सिक्का या पंचमार्क कॉइन कहा जाता है। इस तरह से इस काल में वस्तु विनिमय प्रणाली से मुद्रा विनिमय प्रणाली की क्या हुई दोस्तों? शुरुआत हुई। अब क्या हुआ? टैक्स क्या होता था दोस्तों? महाजनपद के राजा को किला बनवाने और सेना रखने के लिए बहुत अधिक धन की जरूरत पड़ती थी। पहले के राजा अन्य राजाओं से मिले उपहारों से अपना काम चला लेते थे। पहले के जो राजा थे वो अन्य राजाओं से मिले उपहारों से क्या करते थे? अपना काम चला लेते थे। लेकिन अब केवल उपहारों से काम चलाना संभव नहीं था। अब केवल उपहारों से काम नहीं चल सकता था, इसलिए राजाओं ने कर वसूलना शुरू कर दिया। इसलिए क्या किया? राजाओं ने क्या किया? कर को वसूलना शुरू कर दिया। टैक्स वसूलने के लिए कुछ लोगों को भी काम पर रखा जाने लगा। टैक्स वसूलने के लिए कुछ लोगों की नियुक्ति की जाने लगी। टैक्स वसूलने के तरीके कौन से थे? टैक्स के सबसे बड़े स्रोत किसान थे। टैक्स के सबसे बड़े स्रोत कौन थे? किसान थे। उपज का छठा भाग टैक्स के रूप में लिया जाता था। उपज का कितना? 1/6 छठा भाग क्या करते थे? टैक्स के रूप में लेते थे, और इसको क्या कहते थे? भाग कहते थे। शिल्पकार जो मुफ्त मजदूरी के रूप में कर देता, शिल्पकार को मुफ्त मजदूरी के रूप में कर देना होता था। मतलब वो क्या कर देता था? कर के बदले में फ्री में काम कर देता था। उसे महीने में एक दिन बिना मेहनताना लिए राजा के लिए काम करना होता था। महीने में वो क्या करता था? एक दिन बिना जो है तो किसी पारिश्रमिक के, बिना किसी जो है तो लेबर चार्ज के वो क्या करता था? राजा के लिए काम करता था। वही उसका क्या हो जाता था? टैक्स हो जाता था, भाग हो जाता था। गडेरिये को टैक्स के रूप में पशु या फिर उससे जुड़ा उत्पाद देना होता था, जैसे दूध हो गया, दही हो गया, ऊन हो गया। इन सबको क्या करना होता था? जो गडेरिये होते थे उनको टैक्स के रूप में या तो एक जो है तो पशु दे दे, या कि दूध, दही या पशुओं से जुड़ा हुआ उत्पाद देना होता था। व्यापार में बेचे और खरीदे जाने वाली वस्तुओं पर भी टैक्स लगाया जाता था। जो व्यापार होता था उसमें बेचे और खरीदे जाने वाली जो, चाहे कोई वस्तु बेची जाए चाहे कोई वस्तु खरीदी जाए, दोनों वस्तुओं में क्या होता था? व्यापार, दोनों वस्तुओं पर टैक्स लगाया जाता था। आखेटक और भोजन संग्राहक को जंगल से उत्पादों के रूप में टैक्स देना होता था। तो जो आखेटक लोग होते थे, शिकार करने वाले, और जो भोजन को इकट्ठा करने वाले लोग होते थे, तो उनको भी उत्पादों के रूप में टैक्स देना होता था। अब कृषि में बदलाव। इस समय कृषि में दो बड़े बदलाव हुए। हल में लोहे के फाल का चलन हुआ, धान की रोपनी हुई। हल में लोहे का चलन हुआ और धान की रोपनी हुई। हल में लोहे के फाल का चलन। अब हल में लोहे के फाल की जगह लोहे के फाल का इस्तेमाल, लकड़ी के फाल की जगह क्या होने लगा दोस्तों? लोहे के फाल का इस्तेमाल होने लगा। इससे खेती लायक ज़मीन का आकार बढ़ाने में काफ़ी मदद मिलती है। इससे क्या है? खेती लायक जो ज़मीन है उसका आकार बढ़ाने में पर्याप्त मात्रा में मदद मिली। इससे पैदावार भी बढ़ने लगी, और पैदावार भी क्या हुई दोस्तों? बढ़ गई। धान की रोपनी। पहले धान के बीजों को ज़मीन में छोटे छोटे टुकड़े पर बोया जाता था। जब छोटे पौधे निकल आते थे तो उन्हें उखाड़ कर क्या करते थे? बड़ी ज़मीन पर फिर से रोपा जाने लगा। तो ऐसा करने से दो पौधों के बीच क्या हुआ? समुचित जगह छोड़ने में आसानी होती थी, और इस तरह से क्या हुआ? इसे धान की रोपनी या रोपण कहते थे। इससे चावल की पैदावार बढ़ाने में मदद मिलती थी। लेकिन धान की रोपनी बड़ा ही मेहनत वाला काम था। धान की जो रोपाई होती थी वो बहुत ही मेहनत वाला काम होता था। इसके लिए दास, दासी और भूमिहीन मजदूरों को काम पर लगाया जाता था। तो ये काम कौन करता था? दास, दासी और जो भूमिहीन मजदूर होते थे उनको ये काम सौंपा जाता था रोपाई का। भूमिहीन मजदूरों को कम्मकार कहते थे। भूमिहीन मजदूरों को उस टाइम पर पीरियड में क्या कहते थे? कम्मकार कहते थे। अब देखते हैं मगध क्या है दोस्तों? मगध क्या है?
उत्तर पूर्वी गंगा नदी के किनारे बसे आज के दक्षिण बिहार, गंगा नदी के किनारे बसे आज के दक्षिण बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से को मगध के नाम से जाना जाता है। तो आज का जो गंगा नदी के जो आज दक्षिण बिहार है और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से को क्या कहा जाता है, मगध के नाम से आज जाना जाएगा। 200 वर्षों के भीतर मगध एक महत्वपूर्ण महाजनपद बन गया था। 200 सालों के अंदर ही क्या हुआ था, एक महत्वपूर्ण महाजनपद कौन बन गया था, मगध बन गया था। मगध पर नंद वंश का शासन हुआ करता था। और मगध पर किस वंश का शासन था, नंद वंश का शासन हुआ करता था। ये देखिए, ये मगध का क्या है, साम्राज्य है वर्तमान में, इस तरह से रहेगा। तो ये बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश का कुछ भाग होगा। तो मगध के विकास के प्रमुख कारण क्या थे दोस्तों, यहाँ पे देख लेते हैं। इस क्षेत्र की जमीन को गंगा और सोन तथा गंगा की अन्य सहायक नदियों का पानी मिलता था। तो मगध का विकास क्यों हुआ, क्योंकि इस क्षेत्र की जो जमीन थी उसको गंगा और सोन तथा गंगा और अन्य सहायक नदियों का पानी मिलता था, इसलिए यहाँ की ज़मीन उपजाऊ थी। इसलिए जो यहाँ की ज़मीन थी वो क्या थी, उपजाऊ थी। उपजाऊ ज़मीन के कारण पैदावार अच्छी थी, और जब ज़मीन उपजाऊ होगी दोस्तों तो क्या होगी, पैदावार भी अच्छी होती थी। और इसीलिए यह एक संपन्न इलाका था। इसीलिए ये क्या था, एक संपन्न इलाका था। ये नदियाँ जल परिवहन के लिए बहुत ही अच्छा मार्ग प्रदान करती थी। और ये जो नदियाँ थी ये क्या करती थी, जल के द्वारा परिवहन का भी बहुत अच्छा रास्ता प्रदान कर देती थी। तो मगध के कुछ भागों में घने जंगल थे जिससे प्रचुर मात्रा में लकड़ी मिलती थी। तो मगध के क्या है, कुछ भागों में क्या था, घने जंगल भी थे जिससे क्या था, पर्याप्त मात्रा में लकड़ी भी मिलती थी। लकड़ी का इस्तेमाल भवन, रथ और गाड़ियाँ बनाने में होता था। लकड़ी का इस्तेमाल भवन, रथ और गाड़ियाँ बनाने में होता था। जंगलों से हाथियों को पकड़कर प्रशिक्षित किया जाता था। और जंगलों से क्या करते थे, हाथियों को पकड़ करके प्रशिक्षित करते थे ताकि उन्हें सेना में इस्तेमाल किया जा सके, ताकि उनको क्या करें, सेना में इस्तेमाल कर सकें। आगे देखते हैं दोस्तों। बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक राजा माना जाता है। मगध प्राचीन काल से ही राजनीतिक उत्थान, पतन एवं सामाजिक धार्मिक जागृति का केंद्र बिंदु रहा है। मगध क्या है, प्राचीन काल से ही राजनीतिक उत्थान, पतन और सामाजिक धार्मिक जागृति का केंद्र बिंदु रहा है। मगध बुद्ध के समकालीन एक शक्तिशाली व संगठित राजतंत्र था। मगध क्या था, बुद्ध के समकालीन एक शक्तिशाली व संगठित राजतंत्र था। आगे देखते हैं दोस्तों। कालांतर में मगध का उत्तरोत्तर विकास होता गया और मगध का इतिहास भारतीय संस्कृति और सभ्यता के विकास के प्रमुख स्तंभ बन गया। तो जो मगध का इतिहास था वो क्या था, भारतीय संस्कृति और सभ्यता के विकास में क्या हो गया, प्रमुख स्तंभ बन गया। आगे देख लेते हैं दोस्तों। मगध के दो शक्तिशाली राजा थे, बिंबिसार और अजातशत्रु। इसको अजातशत्रु कहा जाता है। उन्होंने अन्य जनपदों को जीतने के लिए संभव तरीके अपनाए। महापद्मनंद एक अन्य शक्तिशाली राजा था। महापद्मनंद क्या था, एक दूसरा क्या था, शक्तिशाली राजा था। महापद्मनंद नंद वंश भारत के प्रथम सम्राट थे। महापद्मनंद क्या था, नंद वंश का संस्थापक था और भारत में क्या था, नंद वंश का पहला सम्राट था। उसने मगध के शासन को उपमहाद्वीप के उत्तर में मगध की राजधानी राजगृह में थी, जो आज राजगीर के नाम से जाना जाता है। मगध की राजधानी क्या थी, राजगृह में थी, जो आज राजगीर के नाम से जाना जाता है। बाद में राजधानी को पाटलिपुत्र ले जाया गया। बाद में राजधानी को कहाँ ले जाया गया दोस्तों, पाटलिपुत्र ले जाया गया, जिसे अब पटना के नाम से जाना जाता है। जिसको अब किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, पटना के नाम से जाना जाता है। पाटली शब्द का अर्थ है पत्तन और पुत्र का अर्थ है बेटा। तो पाटली शब्द का अर्थ है पत्तन और पुत्र का अर्थ है बेटा। तो इस तरह से पाटलिपुत्र का मतलब है पत्तन, बंदरगाह का बेटा। पाटलिपुत्र का क्या मतलब है, बंदरगाह का बेटा। तो वज्जी भी एक शक्तिशाली राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली आज के बिहार में है। मगध के ठीक अलग वज्जी में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था थी। तो मगध से अलग वहाँ पर क्या थी, लोकतांत्रिक व्यवस्था थी। कहाँ पे, वज्जी में। सरकार को गण या संघ कहा जाता था। एक गण में एक नहीं बल्कि कई शासक होते थे और हर किसी को राजा कहा जाता था। और हर किसी को क्या कहा जाता था, राजा कहा जाता था। गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता था। तो जो गण शब्द का प्रयोग था वो कई सदस्यों वाले समूहों के लिए किया जाता था। संघ अर्थात संगठन या सभा होती थी। संघ का मतलब था संगठन या सभा। आगे देखते हैं दोस्तों। ऐसे राजा सभी अनुष्ठान समूह में करते थे और
साथ में सभाएं करते थे। ऐसे जो राजा थे वो सभी अनुष्ठान क्या करते थे, ग्रुप में किया करते थे, और सभी सभाएं भी क्या करते थे, साथ में करते थे। महत्वपूर्ण फैसले लेने के लिए आपस में सलाह मशविरे लिए जाते थे, और राजा क्या करते थे, महत्वपूर्ण फैसले लेने के लिए आपस में सलाह करते थे। लेकिन ऐसी सभाओं में महिलाओं, दासों और कम्मकारों को शामिल नहीं होने दिया जाता था। तो ऐसी सभाओं में क्या करते थे, तो महिला, दास और कम्मकारों को शामिल नहीं करते थे। बुद्ध और महावीर भी ऐसे ही गणों के सदस्य थे, और बुद्ध और महावीर भी क्या थे, ऐसे ही गणों के क्या थे, सदस्य थे। इन गणों का प्रभुत्व आज से 1500 साल पहले तक कायम रहा। आखिर में सबसे आखिरी गण पर गुप्त वंश के शासकों ने विजय प्राप्त की। आखिर में सबसे आखिरी गण पर गुप्त वंश के शासकों ने क्या की दोस्तों, विजय प्राप्त की। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं। भाषाओं के कुछ परिवार हैं यहाँ पे दिया, इंडो यूरोपियन परिवार, जर्मन, फ्रेंच, इंग्लिश, स्पेनिश, ग्रीक, है ना, हिंदी, बंगला, असमिया, गुजराती, सिंधी, पंजाबी, तिब्बतो बर्मन परिवार। इस परिवार की भाषाएं पूर्वोत्तर भाग में बोली जाती हैं। थोड़ा सा रिवाइज करते चलेंगे दोस्तों, है ना। अब देख लेते हैं चैप्टर नंबर 7 आ गया, नए प्रश्न नए विचार। नए प्रश्न नए विचार क्या सीखेंगे इसमें हम सीखेंगे बुद्ध, महावीर, उपनिषद, 4 आश्रमों के बारे में। ठीक है दोस्तों, चलिए एक एक करके देखते चलते हैं। बुद्ध कौन थे दोस्तों। आज से 2500 वर्ष पहले आधुनिक नेपाल, गौतम बुद्ध का असली नाम सिद्धार्थ था। तो जो गौतम बुद्ध थे उनका असली नाम क्या था, सिद्धार्थ था। आज से 2500 वर्ष पहले आधुनिक नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी में सिद्धार्थ का जन्म हुआ था। आधुनिक नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक वन में क्या हुआ था, सिद्धार्थ का जन्म हुआ था। वह एक क्षत्रिय थे और शाक्य नामक गण के सदस्य थे। जब सिद्धार्थ बड़े हुए तो जीवन का अर्थ जानने के लिए अपना घर छोड़ दिया। जब सिद्धार्थ बड़े हुए तो जीवन का अर्थ समझने के लिए इन्होंने अपना घर त्याग दिया। इस तरह से लोग सिद्धार्थ थे। तो सिद्धार्थ बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठ गए थे। सिद्धार्थ क्या था, बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे क्या थे, ध्यान लगाकर बैठ गए। कई दिनों तक ध्यान लगाने के बाद सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ, और कई दिनों तक उन्होंने क्या की, तपस्या की। उसके बाद उनको क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्त के बाद वो बुद्ध यानी कि सही मायनों में ज्ञानी बन गए। ज्ञान प्राप्त जब हो गया उनको तो वो क्या हो गए, सही मायने में बुद्ध और ज्ञानी बन गए। तो इस तरह से उसके बाद बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन वाराणसी के निकट सारनाथ में ऋषिपत्तनम नामक स्थान पर दिया। उसके बाद वे लोगों में ज्ञान का प्रसार करने लगे। इसके बाद वो लोगों में क्या करने लगे दोस्तों, ज्ञान का प्रसार करने लगे, मतलब लोगों को ज्ञान की शिक्षा देने लगे। तो बुद्ध की मृत्यु कुशीनारा में हुई, और उनकी मृत्यु कहाँ हुई, कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में हुई। ठीक है दोस्तों। तो जीवन में अनेक इच्छाएं होती हैं। बुद्ध की शिक्षाएं क्या थी कि जीवन में अनेक इच्छाएं होती हैं। जब एक इच्छा पूरी हो जाती है तो हम कुछ और की इच्छा करने लगते हैं, और जब एक इच्छा पूरी हो जाती है तो हम दूसरी इच्छा करने लगते हैं। इससे लालसा और इच्छा का एक अंतरहीन सिलसिला शुरू हो जाता है। इससे क्या होता है, लालसा और इच्छा का एक अंतहीन, मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, ऐसा सिलसिला शुरू हो जाता है। और बुद्ध ने इसे तृष्णा या तन्हा का नाम दिया। बुद्ध ने क्या कहा कि यही क्या है, तृष्णा है, और यही क्या है, तन्हा है। तो इच्छाओं और लालसाओं के अंतहीन चक्र के कारण जीवन कष्ट से भरा हुआ है। तो जीवन में कष्ट क्यों है, क्योंकि इच्छाएं हैं, है ना। इच्छाएं और लालसाएं क्या हैं, भरी हुई हैं। एक इच्छा पूरी नहीं होती कि दूसरी का क्या करता है ना, दूसरी का मनुष्य दूसरी पाने की इच्छा करने लगता है। तो हम अपने हर काम में संयम बरत कर इस कष्ट को दूर कर सकते हैं। हम अपने काम में क्या कर सकते हैं, संयम बरत करके इस कष्ट को क्या कर सकते हैं दोस्तों, दूर कर सकते हैं। दूसरों के प्रति पशुओं के भी दया रखनी चाहिए। दूसरों के प्रति पशुओं के प्रति भी क्या करना चाहिए, दया रखनी चाहिए। हमारे अच्छे और बुरे कर्मों से हमारा अभी का जीवन और मृत्यु के बाद का जीवन प्रभावित होता है। हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का प्रभाव क्या होता है, हमारे अभी के जीवन और जो मृत्यु के बाद का जीवन है वो दोनों क्या होता है, प्रभावित होता है। बुद्ध की भाषा कौन सी थी, बुद्ध ने अपने प्रवचन में प्राकृत भाषा का क्या किया, इस्तेमाल किया। तो बुद्ध ने क्या किया, अपने प्रवचन में प्राकृत भाषा का इस्तेमाल किया। उस समय आम आदमी प्राकृत भाषा का ही इस्तेमाल करते थे, और जो आम लोग थे उस टाइम पीरियड पर क्या करते थे, प्राकृत भाषा ही बोलते थे। आम आदमी की भाषा के इस्तेमाल के कारण ही बुद्ध की शिक्षा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाई, और उनकी शिक्षा क्या थी, आम लोगों की भाषा थी। इस कारण से क्या हुआ, उसका प्रसार अधिक से अधिक लोगों तक हो पाया। आप देखते हैं दोस्तों, महावीर भी बुद्ध के आसपास ही आए थे। महावीर भी क्या थे, बुद्ध के आसपास ही आए थे। वह जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। जैन धर्म के कितने 24वें तीर्थकर थे। वह लिच्छवी के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। लिच्छवी
के एक क्षत्रिय राजकुमार थे और बज्जी संघ के सदस्य थे। और किस संघ के सदस्य दोस्तों? बज्जी संघ के सदस्य थे। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। 30 वर्ष की अवस्था में उन्होंने क्या कर दिया था? अपना घर छोड़ दिया था। 12 वर्ष की कष्टमय जीवन जीने के बाद महावीर को क्या हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ। 12 वर्ष के कष्टमय जीवन के बाद। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद जैन क्या हुआ? जैन शब्द जिन शब्द से निकला है जिसका अर्थ है विजेता। तो जैन शब्द क्या है? जिन से निकला है जिसका शब्द अर्थ क्या है? विजेता है। और महावीर ने क्या की? शिक्षाएं दी। महावीर की शिक्षाएं क्या थी? अहिंसा, किसी भी जीवित प्राणी को घायल नहीं करना, सत्य, सत्य बोलना, अस्तेय, चोरी नहीं करना, त्याग, संपत्ति का मालिक नहीं बनना, है ना, ब्रह्मचर्य, सदाचारी जीवन जीना। इस तरह से बुद्ध की 5 शिक्षाएं थी: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, त्याग और अपरिग्रह। अस्तेय, अपरिग्रह, और यहाँ पे त्याग को अपरिग्रह हम भी मान सकते हैं। तो क्या हुआ? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, त्याग और ब्रह्मचर्य। तो 5वीं शिक्षा इन्होंने जोड़ी थी। बाकी शिक्षा क्या था? शुरू से ही जैन धर्म में थी। तो महावीर ने भी अपने उपदेश प्राकृत में दिए। महावीर ने भी अपने उपदेशों को प्राकृत में ही दिया था, इसलिए उनकी शिक्षा अधिक से अधिक लोगों में फैल गई। और उनकी शिक्षा भी क्या थी? अधिक लोगों में फैली। जैन धर्म के सबसे अधिक अनुयायी व्यापारी वर्ग से आए थे। तो जैन धर्म के सबसे अधिक अनुयायी किस वर्ग से थे? तो व्यापारी वर्ग से थे। किसानों को अच्छी फसल के लिए कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था, इसलिए उनके लिए जैन धर्म के नियमों का पालन मुश्किल होता था। तो किसान क्या थे? किसान जो है अच्छी फसल के प्राप्त करने के लिए कीड़े मकोड़ों को मारते थे, तो इसलिए उनके लिए जैन धर्म के नियमों का पालन करना क्या होता था? कठिन हो जाता था। आगे देखते हैं दोस्तों, जैन धर्म का प्रसार उत्तर भारत के विभिन्न भागों में गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में हुआ। जैन धर्म का प्रसार कहाँ हुआ? उत्तरी भारत के विभिन्न भागों जैसे गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में हुआ। विभिन्न भागों में, गुजरात में, तमिलनाडु में और कर्नाटक में। तो उत्तर भारत में जैन धर्म खूब फैला, है ना। और क्या हुआ? गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैला। कई वर्षों तक महावीर और उनके शिष्यों के उपदेश मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते रहे। तो कई सालों तक क्या हुआ? महावीर और उनके शिष्यों के जो उपदेश थे वो क्या थे? बोलचाल या मौखिक सुने जाने या बोले जाने के रूप में ही क्या हुआ? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचते रहे। इन उपदेशों को लिखित रूप में 1500 वर्ष पहले रचा गया। आज वे उस रूप में गुजरात के बल्लभी में सुरक्षित हैं। और आज उस रूप में क्या है? लिखित रूप में गुजरात के बल्लभी में क्या है? सुरक्षित हैं। महावीर और बुद्ध ने अपने अनुयायियों के ठहरने के लिए संघों की व्यवस्था की थी। जो लोग अपना घर बार छोड़ देते थे उनके लिए बने समूह को संघ कहते हैं। तो संघ क्या है? जो लोग क्या करते थे? अपना घर बार छोड़ देते थे, उनके लिए जो बने समूह होते थे उनको संघ कहते थे। तो महावीर और बुद्ध दोनों का मानना था कि जीवन का मर्म जानने के लिए घर छोड़ना आवश्यक था। जीवन का जो मर्म था, है ना, जीवन की जो क्या थी हकीकत थी, उसको जानने के लिए घर को छोड़ना आवश्यक था। बौद्ध संघों के नियमों को विनय पिटक नामक पुस्तक में संकलित किया गया है। तो जो बौद्ध संघ के नियम थे उसको विनय पिटक नामक पुस्तक में सम्मिलित किया गया है। बिहार क्या थे? जैन और बौद्ध साधु धर्मोपदेश का प्रचार करने के लिए भ्रमण करते थे, लेकिन वर्षा ऋतु में यात्रा करना संभव नहीं था। इसके लिए स्थायी निवास बनने लगे और ऐसे भवनों को क्या किया जाने लगा? क्या कहा जाने लगा? विहार कहा जाने लगा। तो विहार क्या थे? जैन और बौद्ध साधु, है ना, धर्मोपदेशियों को क्या है? वर्षा ऋतु में रुकने के लिए, अस्थायी निवास के लिए जो भवन बनाए गए थे उन्हीं को क्या कहा गया? विहार कहा गया। शुरू में विहार लकड़ी के बनाए गए, बाद में ईंटों से भी विहार बनने लगे। तो कुछ विहार गुफाओं में बनाए गए, खासकर पश्चिमी भारत में क्या हुआ? विहार गुफाओं में बनाए गए। तो आश्रम व्यवस्था चार वर्ण है। दोस्तों, ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था विकसित की। इस व्यवस्था के अनुसार जीवन को 4 चरणों में बांटा गया। ब्रह्मचर्य 0 से 25, है ना, और गृहस्थ 25 से 50, वानप्रस्थ क्या हो गया? 50 से 75, संन्यास 75 से 100 के बीच, ऐसे करके इसको बांटा गया है। आगे देखते हैं दोस्तों। तो ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करने वाले को सादा जीवन जीना होता है, उसे वेदों का अध्ययन करना होता है। गृहस्थ क्या हो गया दोस्तों? इस आश्रम का पालन करने वालों को शादी करके घर बसाना होता है, उसे परिवार की जिम्मेदारियां उठानी पड़ती है। उसको क्या करना पड़ता है दोस्तों? परिवार की जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं। गृहस्थ क्या होता है? इस आश्रम का पालन करने वाले को शादी करके घर बसाना होता है, उसे परिवार की जिम्मेदारियां भी उठानी पड़ती हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। वानप्रस्थ क्या है? इस आश्रम का पालन करने वाले को वन में जाकर ध्यान लगाना होता है। संन्यास में क्या होता है? संन्यास इस आश्रम का पालन करने वाले को अपना सब कुछ त्याग करना होता है। सन्यासियों को सब कुछ
त्याग करना होता है। तो आश्रम व्यवस्था को ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के लिए बनाया गया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के लिए बनाया गया था। महिलाओं को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। महिलाओं को क्या था, वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। कोई भी महिला अपने आप किसी आश्रम का चुनाव करने के लिए स्वतंत्र नहीं होती थी। महिला क्या होती थी, अपने आप किसी आश्रम का चुनाव नहीं कर सकती थी। महिला को अपने पति के अनुसार किसी आश्रम व्यवस्था का पालन करना होता था। तो महिला का पति जिस आश्रम को अपनाने के लिए कहता था, तो उस आश्रम को क्या करती थी, महिला अपनाती थी। आगे देखते हैं दोस्तों, उपनिषद क्या है। उपनिषद में कई तार्किक और आध्यात्मिक विचारों का संकलन है। उपनिषद में क्या है दोस्तों, कई आध्यात्मिक और तार्किक विचारों का क्या है दोस्तों, उपनिषद में कई आध्यात्मिक और तार्किक विचारों का क्या है, संकलन है। उपनिषदों की रचना बुद्ध के ज़माने में हुई थी। उपनिषदों की जो रचना थी वो बुद्ध के ज़माने में हुई थी। उपनिषदों को गुरु और शिष्य के बीच संवाद की शैली में लिखा गया था। तो उपनिषद का मतलब है कि जो गुरु और शिष्य के बीच संवाद था, उसी शैली में इन उपनिषदों को लिखा गया था। तो उपनिषदों की रचना में मुख्यतः ब्राह्मण और क्षत्रिय पुरुषों का योगदान है, लेकिन कुछ महिलाएं भी इसमें अपना योगदान दिया है। कुछ महिलाओं ने भी उपनिषदों में अपना योगदान दिया है। तो ऐसी ही एक महिला गार्गी राज दरबार में होने वाली बहसों में हिस्सा लेती थी। गरीब लोग शायद ही ऐसे बाद में हिस्सा ले पाते, लेकिन सत्यकाम जावाल अपवाद थे। सत्यकाम जावाल क्या थे, अपवाद थे। सत्यकाम की माता एक दासी थी। सत्यकाम जो थे उनकी माता क्या थी, एक दासी थी, जिनका नाम जावाली था। जिनका नाम क्या था दोस्तों, जावाली था। गौतम नाम के एक ब्राह्मण ने सत्यकाम को अपना शिष्य बनाया और फिर उन्हें क्या थी, शिक्षा दी। तो गौतम नाम के एक क्या था, ब्राह्मण ने सत्यकाम को अपना शिष्य बनाया और उन्हें क्या की, शिक्षा दी। आगे उपनिषदों की रचना क्यों हुई, तो रहस्यों को समझने के लिए कोशिश करता रहा। ठीक है दोस्तों, तो मनुष्य का दिमाग हमेशा से जीवन के अनसुलझे रहस्यों को समझने की कोशिश करता रहा। इन्हीं प्रयासों के परिणाम स्वरूप उपनिषदों की रचना हो पाई। इन्हीं प्रयासों के परिणाम स्वरूप क्या हुई दोस्तों, उपनिषदों की रचना हो पाई। लोग जीवन और उसके बाद के रहस्यों के बारे में भी जानना चाहते थे, तो कई लोगों ने आडंबरों और बलि प्रथा पर सवाल भी उठाने शुरू कर दिए। कई लोगों ने क्या किया, आडंबरों, बलि प्रथा और आडंबरों पर क्या किया, सवाल उठाना भी शुरू कर दिया। अब कई विचारकों का मानना था कि कुछ तो चिरस्थायी है, तो जीवन के बाद भी कायम रहता है। जो जीवन के बाद भी क्या था, कायम रहता है। तो इस चिरस्थायी चीज़ को उन्होंने आत्मा का नाम दिया। और ये जो चिरस्थायी चीज़ थी, है ना, जो जीवन के बाद भी जो है तो कायम रहती थी, तो उसको उन्होंने क्या नाम दिया, आत्मा नाम दिया। सार्वभौम आत्मा को ब्रह्म का नाम दिया गया। और सार्वभौम आत्मा को कौन सा नाम दिया गया दोस्तों, ब्रह्म का नाम दिया गया। इन विचारकों का मानना था कि अंततः आत्मा और ब्रह्म एकाकार हो जाते हैं। और अंततः क्या है, आत्मा और ब्रह्म दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से मिल जाते हैं, एकीकार हो जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां यहाँ पे दी गई है। उपनिषदों के विचारक जैन, महावीर और बुद्ध लगभग क्या थे, 2500 वर्ष पहले थे। जैन ग्रंथों का लेखन लगभग 1500 वर्ष पहले हुआ। अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने क्या किया दोस्तों, युद्ध का त्याग किया। तो राज्य और साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, सम्राट अशोक, कलिंग का युद्ध, अशोक की विरासत, इतनी चीज़ें इसमें हम सीखेंगे। क्या सीखेंगे, राज्य और साम्राज्य क्या होता है, मौर्य साम्राज्य कैसा था, सम्राट अशोक, है ना, कलिंग का युद्ध और अशोक की विरासत, ये चीज़ देख लेंगे। तो राज्य और साम्राज्य में क्या अंतर है। राज्य का क्षेत्र छोटा होता है। राज्य का क्षेत्र क्या होता है, छोटा होता है, जबकि साम्राज्य बहुत बड़े क्षेत्र में क्या होता है, फैला होता है। राज्य की रक्षा के लिए छोटी सेना की जरूरत होती है, जबकि साम्राज्य की रक्षा के लिए क्या होता है, बड़ी सेना की जरूरत होती है। राज्य में पूरे इलाके पर राजा का सीधा नियंत्रण होता है, जबकि साम्राज्य में राजा स्थानीय राज्यपालों के सहायता से शासन करता है। तो राज्य में क्या होता है, पूरे इलाके में राजा का सीधा नियंत्रण होता है, जबकि साम्राज्य में क्या होता है, राजा स्थानीय राज्यपाल क्या कर देता है, नियुक्त कर देता है और उनकी सहायता से क्या करता है, शासन करता है। तो ये हो गया 3 प्रमुख अंतर राज्य और साम्राज्य में। अब देखते हैं मौर्य साम्राज्य क्या है। लगभग 2300 वर्ष पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की क्या की थी, स्थापना की थी। मौर्य साम्राज्य का काल 322 ईस्वी पूर्व से 185 ईस्वी पूर्व तक था। चाणक्य नाम के एक ब्राह्मण की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। चाणक्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक में राजनीति और शासन के बारे में बहुत बातें लिखी हैं। मौर्य साम्राज्य की शुरुआत मगध से हुई। धीरे धीरे वह भारत के विभिन्न भागों में फैल गया। अपने समय का यह सबसे बड़ा साम्राज्य था। भारत के इतिहास में यह आज तक का सबसे बड़ा साम्राज्य था। भारत के इतिहास में यह अभी तक का सबसे बड़ा साम्राज्य था।
ये देखिए मौर्य डायनेस्टी, ये क्या है, पूरा हमारा क्या है, इंडिया है, और ये क्या है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये जो है तो यहाँ से यहाँ तक इस तरह से फैला था। तो ये क्या था, मौर्य डायनेस्टी 265 BC में। अब देखते हैं राजधानी क्या थी दोस्तों। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में थी। अब इसे पटना के नाम से जाना जाता है। इस साम्राज्य के अंदर कई महत्वपूर्ण शहर आते थे, जैसे तक्षशिला, उज्जैन और मथुरा। तक्षशिला, उज्जैन और मथुरा। यह साम्राज्य इतना बड़ा था कि विभिन्न भागों के लोग विभिन्न भाषाएं बोलते थे। तो ये साम्राज्य क्या था, इतना ज़्यादा बड़ा था कि अलग अलग भागों के लोग अलग अलग भाषा का इस्तेमाल करते थे बोलने के लिए। आगे देखते हैं दोस्तों। तो चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी कौन थे दोस्तों। चंद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र बिंबिसार राजा बना, और चंद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र कौन, बिंबिसार राजा बना। उसके बाद बिंबिसार का पुत्र अशोक। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, बिंबिसार का जो पुत्र था अशोक राजा बना। मौर्य साम्राज्य के सबसे महान राजाओं में चंद्रगुप्त, बिंबिसार, मौर्य साम्राज्य का जो सबसे महान राजा था उसमें चंद्रगुप्त, बिंबिसार और अशोक का नाम आता है। तो मौर्य साम्राज्य के सबसे महान राजाओं में चंद्रगुप्त, बिंबिसार और अशोक का नाम आता है। आगे देखते हैं दोस्तों। साम्राज्य का शासन, राजधानी का शासन सम्राट के सीधे नियंत्रण में होता था। राजधानी का जो शासन था वो क्या था, सम्राट के सीधे नियंत्रण में होता था। कर वसूलने के लिए अधिकारी होते थे। सम्राट और अधिकारियों के बीच संदेश के आदान प्रदान का काम दूतों द्वारा किया जाता था। तो जो सम्राट और अधिकारी होते थे उनके बीच जो क्या था, संदेश का आदान प्रदान होता था, वो दूतों द्वारा होता था। अधिकारियों पर जासूसों की मदद से निगरानी रखी जाती थी। अधिकारियों पर क्या होता था दोस्तों, जासूसों की मदद से क्या करते थे, निगरानी रखते थे। अन्य क्षेत्रों का शासन प्रांतीय राजधानियों के नियंत्रण में होता था, और जो अन्य क्षेत्र थे उनका शासन क्या था, प्रांतीय राजधानियों के नियंत्रण में होता था। जैसे तक्षशिला, उज्जैन, इनका क्या था, प्रांतीय राजधानियों के रूप में क्या होता था, नियंत्रण में इनका शासन होता था। इन प्रांतों पर पाटलिपुत्र से सम्राट द्वारा थोड़ा बहुत नियंत्रण रखा जाता था। पाटलिपुत्र से ही क्या करते थे, सम्राट द्वारा थोड़ा बहुत नियंत्रण रखते थे। राजकुमारों को अक्सर प्रांतों का राज्यपाल, सूबेदार बनाया जाता था, लेकिन हर राज्य के स्थानीय नियमों और परंपराओं का पालन किया जाता था। लेकिन जो राज्य होते थे उनके स्थानीय नियमों और परंपराओं का क्या करते थे, पालन करते थे। मेगास्थनीज ने क्या कहा, मेगास्थनीज एक राजदूत था जिसे ग्रीक राजा सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। ग्रीक राजा सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया था, अपने राजदूत को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। वो क्या कहता है, मेगनीज ने लिखा कि पाटलिपुत्र एक बड़ा शहर था। मकान लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने थे। मकान 1 मंजिले और 2 मंजिले थे। और मकान कैसे थे, 1 मंजिले और 2 मंजिले थे। सम्राट का महल भी लकड़ी और कच्ची ईंटों से बना था। महल में नक्काशीदार पत्थरों से सजावट की थी। महल के चारों ओर एक खूबसूरत बगीचा था। सम्राट को सोने की पालकी में ले जाया जाता था। और सम्राट को किस में ले जाया जाता था, सोने की पालकी में ले जाया जाता था। सम्राट को महिला अंगरक्षक घेरे रहती थी, और जो महिला अंगरक्षक होती थी वो सम्राट को क्या करती थी, चारों तरफ से घेरे रहती थी। ऐसा मेगास्थनीज लिखता है। मेगास्थनीज की बातों से पता चलता है कि सम्राट का सबसे अधिक सम्मान किया जाता था। उसके जीवन पर हमेशा खतरा होगा, इसलिए अंगरक्षकों को रखा गया था। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि भोजन में जहर न हो, यह निश्चित करने के लिए भोजन को विशेष नौकर द्वारा चखा जाता था। भोजन में जहर न हो इसके लिए क्या होता था, विशेष प्रकार के नौकर द्वारा भोजन को चखा जाता था। अशोक महान फिर हुआ। अशोक कई मायनों में एक अनोखा राजा था। वह एकमात्र ऐसा शासक था जिसने एक युद्ध जीतने के बाद अपने साम्राज्य के विस्तार की परिपाटी ही क्या कर दी, समाप्त कर दी। वह पहला शासक था जिसने अपनी प्रजा से सीधा संवाद करने की परंपरा शुरू की। आज के तटीय उड़ीसा को कलिंग के नाम से जाना जाता है। अपने साम्राज्य का विस्तार करने की मंशा से अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कर दिया और युद्ध में विजयी हुआ। उस युद्ध में 1 लाख से अधिक लोग मारे गए, उससे भी अधिक लोग बंदी बनाए गए और बड़ी भारी संख्या में लोग बुरी तरह से प्रभावित हुए। इस युद्ध से उस हादसे को देखकर अशोक स्तब्ध रह गया। इतने बड़े पैमाने पर होने वाले खून खराबे को देखकर अशोक का दिल पिघल गया। उसने प्रण कर लिया कि भविष्य में कोई युद्ध नहीं लड़ेगा। अशोक का जो धम्म था वो क्या था, कलिंग के युद्ध के बाद अशोक पर बुद्ध धर्म के उपदेशों का गहरा प्रभाव पड़ा। अशोक ने एक नए धर्म को अपना लिया। अशोक के धर्म में भगवान की पूजा का कोई स्थान नहीं था और न ही उसमें कोई रीति रिवाज या फिर बलि का प्रावधान था। यदि हम आज के दृष्टिकोण से देखें तो अशोक के धर्म में धर्मनिरपेक्षता की बात थी। अशोक के धर्म में क्या था दोस्तों, धर्मनिरपेक्षता की बात थी। अशोक ने अपनी प्रजा से संवाद के लिए संदर्शों और अभिलेखों का सहारा लिया।
लोगों से कहा कि अन्य धर्मों की इज्जत करें। उन्होंने लोगों को बिना मतलब रीति रिवाजों से दूर रहने को कहा। अशोक ने धम्म महामात्र की नियुक्ति की, जिसका काम था लोगों को धम्म के बारे में बताना। आगे देखते हैं दोस्तों, अशोक के अभिलेख। अशोक ने पत्थर के स्तंभों पर अभिलेख खुदवाए ताकि आम लोग उन्हें पढ़ पाएं। अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अनपढ़ लोगों को उस तरह के संदेश पढ़कर सुनाएं। उस समय के अधिकतर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में और प्राकृतिक भाषा में लिखे गए थे। कुछ स्थानों पर वहाँ की स्थानीय भाषा अरबी में भी अभिलेख क्या हुए, लिखे गए। ये देखिए दोस्तों, ये क्या है, देवनागिरी का अ है, ये ब्राह्मी लिपि में इस तरह से लिखा जाता है, बंगला में इस तरह, मलयालम में इस तरह, तमिल में इस तरह। तो एक ही अक्षर देखिए कितने अलग अलग डिजाइन से लिखा जाता है। हमारे कई राष्ट्रीय प्रतीक अशोक के काल से लिए गए हैं। हमारे कई राष्ट्रीय प्रतीक क्या हैं, अशोक के काल से लिए गए हैं। राष्ट्रीय चिन्ह को सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र है उसे अशोक के शासन के कई स्थानों पर इस्तेमाल किया गया था। अशोक द्वारा जारी किए गए सिक्कों में से ऐसे चक्र बने थे। अशोक द्वारा जो जारी किए गए सिक्के थे उसमें ऐसे चक्र बने थे। ये वाला चक्र अशोक के सिक्कों में मिलता था और यही क्या है, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह भी है। तो अशोक ने प्रजा की भलाई के लिए कई काम किए। अशोक ने के शासन काल में सड़कें बनी, कुएं खोदे गए और सराय बनवाए गए। अशोक ने न सिर्फ मनुष्यों के लिए बल्कि जानवरों के लिए भी अस्पताल बनवाए। मनुष्यों के लिए ही नहीं, जानवरों के लिए भी क्या हुआ, बनवाया था अस्पताल। तो जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। तो मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। आगे देखते हैं दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण तिथियां देख लेते हैं। नए शासक लगभग 3000 साल पहले, महाजनपद 3000 साल पहले, सिकंदर का आक्रमण है ना 2300 साल पहले, 1500 साल पहले, इस तरह से। अब खुशहाल गांव और समृद्ध शहर थोड़ा सा देखते हैं। लोहे के औजार, सिंचाई के लाभ, खुशहाल गांव, समृद्ध शहर क्या थे। तो क्या सीखेंगे हम, लोहे के औजार, सिंचाई के लाभ, खुशहाल गांव, समृद्ध शहर। थोड़ा सा दोस्तों स्पीड से चलेंगे ताकि कवर हो जाए। ताम्रयुग 3000 BC से लेकर के 1200 BC तक नवपाषाण काल के तुरंत बाद का समय था। ताम्रयुग की समाप्ति के साथ ही लोहे के औजारों का इस्तेमाल शुरू हो चुका था। महापाषाणकालीन कब्रिस्तानों से कुछ लोहे के औजार भी मिले हैं। तो महापाषाणकालीन जो कब्रिस्तान थे उससे क्या मिला है, कुछ लोहे के औजार भी मिले हैं। लगभग 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों का इस्तेमाल बढ़ गया था। 2500 साल पहले लोहे के औजारों का इस्तेमाल क्या हुआ था दोस्तों, बढ़ गया था। अब लोहे के औजारों से लाभ क्या हुआ, लोहा पत्थर से हल्का लेकिन मजबूत होता है। लोहे को बड़ी आसानी से मनचाहे आकार में ढाल सकते हैं। पत्थर की तुलना में लोहे से बनी हथियार अधिक हल्के और धारदार होते थे। हल में लोहे के फाल के इस्तेमाल से कृषि लायक भूमि का आकार बढ़ाने में काफ़ी मदद मिलती है। खेती को आसान बनाने के लिए लोहे के कई अन्य हथियार भी बनाए गए, जैसे कि हंसिया, कुल्हाड़ी। इससे पैदावार बढ़ाने में क्या हुई, मदद मिली। कृषि पर सिंचाई का क्या प्रभाव पड़ा, अब राज्यों का आकार बड़ा होने लगा था। राजा को अब लोगों से अधिक कर वसूलने की ज़रूरत पड़ने लगी। कर का सबसे बड़ा भाग किसानों द्वारा दिया जाता था, इसलिए कृषि पैदावार बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ तरीका निकालना जरूरी था। आगे देखते हैं दोस्तों, राजाओं ने नहरें, कुएं और तालाब आदि बनवाने की दिशा में क्या किया, काम प्रारंभ किया। इससे किसानों को काफ़ी मदद मिली। इससे राजा के कर राजस्व में भी क्या हुई, वृद्धि हुई। आगे देखते हैं गांव का समाज कैसा था। उस जमाने के गांव के सामाजिक ढांचे को समझने के लिए किताब में 2 उदाहरण दिए गए हैं। एक उदाहरण एक दक्षिण भारतीय गांव का है तो दूसरा उत्तर भारतीय गांव का है। यहाँ पे देख लेते हैं उत्तर भारतीय गांव कौन सा था। तो उत्तर भारत के गांव के लोगों को निम्न वर्गों में बांटा गया था। ग्राम भोजक गाँव का प्रधान मुखिया था, है ना। गृहपति क्या था, छोटे भूस्वामी थे। और दास कर्म का क्या था, भूमिहीन मजदूर थे। और दक्षिण भारत के गांवों में क्या था, विलल्ला थे, बड़े भूस्वामी थे। उणवार क्या थे, साधारण किसान हलवाहे थे। और क्या था, कडेसियार कौन था, भूमिहीन मजदूर था। और अधिमई क्या था, दास था। तो ये दक्षिण भारत के गांव के लोगों को क्या था, 4 वर्गों में बांटा गया था। विलल्ला बड़े भूस्वामी थे। उणवार साधारण किसान हलवाहे थे। कडेसियार क्या था, भूमिहीन मजदूर थे। अधिमई क्या था, दास था। आगे देखते हैं दोस्तों, विनिमय प्रणाली कैसी थी। विनिमय प्रणाली पहले क्या था दोस्तों, उस समय क्या था, विनिमय के लिए अक्सर सिक्कों का प्रयोग होता था। विनिमय के लिए क्या करते थे, सिक्कों का प्रयोग करते थे। उस समय आघाती पंच सिक्कों का प्रचलन था, है ना। वस्तु विनिमय प्रणाली भी कुछ जगह इस्तेमाल होती थी। वस्तु विनिमय प्रणाली का भी कुछ जगह इस्तेमाल किया जाता था। तो विनिमय का एक महत्वपूर्ण माध्यम नमक था।
और विनिमय का क्या था, बहुत महत्वपूर्ण माध्यम क्या था, नमक भी था। तो श्रेणी, अब श्रेणी किसको थे, शिल्पकारों और व्यापारियों के संघ को श्रेणी कहते थे। जो शिल्पकार और व्यापारी थे उनके जो संघ होते थे उनको क्या कहा जाता था, श्रेणी कहा जाता था। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना और तैयार माल का वितरण करना था। तो शिल्पकारों की जो श्रेणियाँ था उनका काम क्या था, प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना और तैयार माल का वितरण करना था। व्यापारियों की श्रेणियों का काम बैंकों के रूप में काम करना तथा व्यापार को सुचारू रूप से चलाना था। तो जो व्यापार की क्या थी, व्यापारियों की जो श्रेणियाँ थी वो किसका काम करती थी, बैंकों के रूप में काम करती थी और व्यापार को क्या करती थी, सुचारू रूप से चलाती थी। इस तरह से क्या था, ये अभिलेखित मिट्टी के बर्तन, कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इसको तमिल ब्राह्मी लिपि भी कहा जाता है। अब देखिए व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री, इसमें हम क्या देखेंगे, प्राचीन काल के व्यापारी, तटीय क्षेत्रों के राजा, राज्य, तीर्थयात्री और भक्ति परंपरा देखते चलते हैं दोस्तों। तो प्राचीन काल के व्यापारी कैसे होते थे दोस्तों, तो एक व्यापारी चीज़ों को खरीदने और बेचने का काम करता था। तो जो प्राचीन काल के व्यापारी थे वो क्या करते थे, चीज़ों को खरीदते भी थे और बेचते भी थे। तो प्राचीन काल से ही मनुष्य व्यापार करता आ रहा है। चीज़ों को बेचने और खरीदने के लिए व्यापारी लंबी यात्राएं भी करते थे। साथ ही संस्कृति और विचारों के आदान प्रदान में भी मददगार होते थे और संस्कृति और विचारों के आदान प्रदान में भी क्या थे, मददगार होते थे व्यापारी। दक्षिण भारत का सोना और यहाँ के मसाले दूर दूर तक विख्यात थे। दक्षिण भारत का सोना और यहाँ के मसाले क्या थे दोस्तों, दूर दूर तक विख्यात थे। काली मिर्च इतनी कीमती होती थी कि इसे काला सोना कहा जाता था। काली मिर्च क्या थी, इतनी कीमती होती थी, इसको क्या कहा जाता था दोस्तों, काला सोना कहा जाता था। तो रोम के व्यापारी जहाज़ों और काफिले में आते थे। तो रोम के जो व्यापारी थे वो जहाज़ों और काफिलों में आते थे और यहाँ से काली मिर्च क्या करते थे, ले जाते थे। तो दक्षिण भारत से रोम के अनेक सिक्के मिले हैं। इससे इस बात की पुष्टि होती है कि भारत और रोम के बीच अच्छा खासा व्यापार होता था। तो दक्षिण भारत से रोम के अनेक सिक्के मिलते हैं, जिसके कारण किस बात की पुष्टि होती है कि भारत और रोम के बीच अच्छा खासा व्यापार था। प्राचीन समुद्री मार्ग, व्यापारियों के लिए भारत से होकर कई समुद्री मार्गों की खोज की। इनमें से कुछ मार्ग तट के साथ साथ चलते थे, कुछ मार्ग अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से होकर जाते थे। कुछ मार्ग क्या थे, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से होकर जाते थे। इन सागरों को पार करते वक्त व्यापारी दक्षिण पश्चिम मानसून की मदद लेते थे। व्यापारी क्या करते थे, दक्षिण पश्चिम मानसून की मदद लेते थे। तटीय राज्यों के नए राज्य, तटीय क्षेत्रों के नए राज्य, तो भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में तट रेखा के आसपास व्यापार काफ़ी फला फूला। जो राजा या मुखिया इस तटरेखा पर नियंत्रण पा लेता था वह बहुत शक्तिशाली और धनी हो जाता था। मतलब जो राजा क्या था, तटरेखा पर नियंत्रण कर लेता था, वो क्या करता था, बहुत शक्तिशाली हो जाता था और धनी भी हो जाता था। आज से करीब 2300 वर्ष पहले दक्षिण भारत में 3 राज परिवारों का बोलबाला था। दक्षिण भारत में 3 राज परिवारों का बोलबाला था। तटीय क्षेत्रों के नए राज्य कौन थे, इनके नाम थे चोल, चेर और पांड्य। संगम साहित्य में कई बार मूवेनदार का जिक्र आया है। संगम साहित्य में कई बार क्या था, मूवेनदार का जिक्र आया है। मूवेनदार का मतलब होता है 3 मुखिया। इस शब्द का प्रयोग इन्हीं 3 राजवंशों के लिए किया गया था, चोल, चेर और पांड्य के लिए किया गया था। मूवेनदार शब्द का प्रयोग किन राजवंशों के लिए किया गया था, तो चोल, चेर, पांड्य। अब संगम साहित्य दोस्तों देख लेते हैं। संगम साहित्य नाम दिया गया संगम काल में जिन साहित्यों की रचना की गई, तमिल भाषा में आज से 2300 वर्ष पहले रची गई रचनाओं को संगम साहित्य का नाम दिया गया। इनका संकलन मदुरई में होने वाले कवि सम्मेलनों में किया जाता था, और जो इनका संकलन था वो मदुरई में होने वाली कवि सम्मेलनों में किया जाता था, इसलिए इन्हें संगम का नाम दिया गया है। संगम और सम्मेलन एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। संगम और सम्मेलन क्या है दोस्तों, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। संगम साहित्य से उस जमाने के दक्षिण भारतीय गाँवों के सामाजिक रचना का पता चलता है। गाँवों की सामाजिक रचना का क्या चलता है दोस्तों, पता चलता है। इनमें से हर मुखिया की सत्ता के 2 केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में तथा दूसरा अंदरूनी हिस्से में होता था। दक्षिण भारत में 6 शक्तिशाली नगर थे। इनमें से सबसे अहम थे पुहार या कावेरीपट्टनम या मदुरई। कावेरीपट्टनम का बंदरगाह चोल के अधीन था, जबकि मदुरई का बंदरगाह जो था वो पांड्य राजधानी थी। मदुरई में पांड्य की राजधानी थी। टैक्स कैसा था इनका, ये शक्तिशाली राजा व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करते थे, लेकिन बदले में वे कर नहीं वसूलते थे, बल्कि वे व्यापारियों से उपहार मांगते थे। व्यापारियों से क्या करते थे, उपहार मांगते थे। वे अक्सर सैनिक अभियान पर निकल जाते थे और आसपास के इलाकों से उपहार वसूलते थे। आसपास के इलाकों से क्या करते थे, उपहार वसूलते थे। वसूले गए धन का कुछ हिस्सा राजा अपने पास रख लेता था, लेकिन इसका अधिकांश भाग अन्य लोगों में बांट दिया जाता था, जैसे कि रिश्तेदारों, सैनिकों और कवियों में। संगम साहित्य में के कई कवियों में ने इन
राजाओं की प्रशस्तियों में क्या लिखी है, कविताएं लिखी है। इन राजाओं की प्रशस्ति में कविताएं लिखी है। उपहार के तौर पर कवियों और कीमती पत्थर, सोना, कवियों को कीमती पत्थर और सोना, घोड़े, हाथी, रथ, उत्कृष्ट कपड़े आदि मिलते थे। तो उपहार के तौर पर कवियों को क्या मिलता था, कीमती पत्थर, सोना, घोड़ा, हाथी, रथ और क्या था, उत्कृष्ट कपड़े मिलते थे। आगे देखते हैं दोस्तों सातवाहन। सातवाहन एक शक्तिशाली राजवंश था। लगभग 200 वर्ष बाद यह पश्चिम भारत में उभरा। सातवाहन राजवंश के सबसे शक्तिशाली राजा का नाम था गौतमी पुत्र सातकर्णी। इसकी माता गौतमी बलश्री ने उसके बारे में अभिलेख लिखा है। सातवाहन क्या है, इसी अभिलेख में हमें सातकर्णी के बारे में पता चलता है। सातवाहन शासकों को दक्षिणापथ के स्वामी कहा जाता था। दक्षिणापथ का अर्थ है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। सातकर्णी ने अपनी सेनाओं को पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी इलाकों में भेजा था। सातकर्णी ने क्या किया था, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी इलाकों में अपनी सेना को भेजा था। अब रेशम की खोज क्या थी दोस्तों, रेशम की खोज सबसे पहले चीन में आज से 7000 वर्ष पहले हुई थी। लेकिन रेशम बनाने की जानकारी को चीन के लोगों ने गुप्त रखा था। लेकिन रेशम के कपड़ों को अमीर व्यापारियों और राजाओं के लिए उपहार के रूप में दूर दूर भेजा जाता था। व्यापारी भी दूर देशों में रेशम बेचने जाया करते थे, क्योंकि रेशम की ऊंची कीमत मिल जाती थी। रेशम के व्यापारियों को पहाड़ों और दर्रों से होकर बहुत ही दुर्गम मार्ग को पार करना होता था। इसमें हमेशा लुटेरों द्वारा लूट जाने का खतरा रहता था। रेशम के व्यापार के प्राचीन मार्ग को रेशम मार्ग या सिल्क रूट कहते हैं। तो जो रेशम का क्या है, व्यापार का प्राचीन मार्ग था, उसको रेशम मार्ग या सिल्क रूट कहते हैं। आज भी उसको रेशम का मार्ग या सिल्क रूट, ये देखिए ये वाला क्या है, सिल्क रूट है, जिससे क्या होते थे, जाते थे चीन से बेचने। इस मानचित्र में प्राचीन रेशम मार्ग दिखाया गया है। जमीन से जाने वाला मार्ग हिमालय और हिंदुकुश पर्वतमालाओं से होकर गुजरता था और समुद्री मार्ग अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से होकर गुजरता था। यहाँ पर कुछ राजा रेशम मार्ग पर नियंत्रण करने की कोशिश करते थे। कुछ राजा क्या करते थे, रेशम मार्ग पर नियंत्रण करने की कोशिश करते थे, ताकि व्यापारियों की सुरक्षा हो सके। उससे व्यापार के फलने फूलने में मदद मिलती थी। अच्छे व्यापार से राजा को व्यापारियों से बेहतर कर और उपहार मिलने की उम्मीद बढ़ जाती थी। कुषाण क्या थे दोस्तों, केंद्रीय एशिया और उत्तर पश्चिमी भारत पर कुषाण राजवंश का शासन 2000 वर्ष पहले था। अन्य राजाओं की तुलना में कुषाण राजाओं का रेशम मार्ग पर सबसे अच्छा नियंत्रण था। पेशावर और मथुरा इनकी सत्ता के 2 प्रमुख केंद्र थे। तक्षशिला भी इन्हीं के अधीन था। कुषाण शासक काल में रेशम मार्ग की एक शाखा केंद्रीय एशिया से लेकर सिंधु नदी के मुहाने तक जाता था। इन बंदरगाहों से रेशम को पश्चिम में रोम तक ले जाया जाता था। सोने सिक्के जारी करने वाले कुषाणों का नाम अग्रणी राजाओं में आता है। रेशम मार्ग के व्यापारी इन्हीं सोने के सिक्कों को ले जाते थे। तो रेशम मार्ग के जो व्यापारी थे वो क्या करते थे, सोने के सिक्कों को ले जाते थे। तो इस काल में व्यापार के साथ साथ बौद्ध धर्म का भी प्रसार हुआ। कुषाण राजाओं में सबसे प्रसिद्ध कनिष्क था। उसने दुनिया के विभिन्न भागों में बौद्ध धर्म के प्रसार में काफ़ी योगदान दिया। कनिष्क के दरबार में एक विख्यात कवि था जिसका नाम क्या था, अश्वघोष था। अश्वघोष नाम का एक विख्यात कवि भी था। अब बौद्ध धर्म का प्रसार, अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की जो बुद्ध की जीवनी थी। उस जमाने में अश्वघोष के साथ कई लेखकों ने संस्कृत में लिखना शुरू किया। संस्कृत में लिखना शुरू किया। पहले बुद्ध को कुछ चिन्हों या प्रतीकों द्वारा दिखाया जाता था, लेकिन महायान में बुद्ध की मूर्तियां भी बनने लगी थी। इनमें से अधिकांश मूर्तियां मथुरा में बनी हैं और कुछ तक्षशिला में बनी है। अधिकांश क्या है, मथुरा में बनी है और कुछ क्या है, तक्षशिला में बनी है। जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेता था उसे बोधिसत्व कहा जाता था। पहले एक बोधिसत्व को संसार से अलग रहकर अपना पूरा समय ध्यान में बिताना होता था। अब बोधिसत्व लोगों के बीच रहकर उपदेश दे सकता था। बोधिसत्व की पूजा लोकप्रिय हो गई। यह परिपाटी केंद्रीय एशिया, चीन और बाद में कोरिया और जापान में भी फैल गई थी। तो यह परिपाटी क्या थी, केंद्रीय एशिया, मध्य एशिया और चीन तथा बाद में कोरिया और जापान में भी फैल गई थी। तीर्थयात्री कौन थे, तो जो व्यक्ति धार्मिक प्रयोजन से यात्रा करता था उसको तीर्थयात्री कहते थे। व्यापारियों के साथ कई तीर्थयात्रियों ने भी दूर दूर की यात्राएं की थी। आगे देखते हैं दोस्तों चीनी यात्री कौन थे। तो इस समय के चीनी तीर्थयात्रियों में 3 काफ़ी मशहूर हुए, जिनके नाम फोसियन, स्वानतांग और इत्सिंग। ये सभी बौद्ध तीर्थयात्री थे। फासियन 1600 वर्ष पहले भारत आया था। हेनसांग 1400 वर्ष पहले और इत्सिंग क्या था, 50 वर्ष पहले आया था।
50 इनके इत्सिंग क्या था, इनके क्या है हेनसांग के 50 वर्ष बाद आया था। वे बुद्ध और उनसे जुड़े स्थान देखने और उसको समझने के मकसद से आए थे। भक्ति परंपरा की शुरुआत तब हुई जब हिंदू देवी देवताओं को एक नए दृष्टिकोण से देखा जाने लगा। आज हम इन देवी देवताओं के जिन रूपों को देखते हैं उनका विकास इसी भक्ति परंपरा के कारण हुआ है। एक समय आ गया था जब धर्म पुरोहितों का शिकंजा कस गया था, जब धर्म पुरोहितों का शिकंजा क्या हुआ था, बढ़ गया था। समाज में बिना मतलब के आडंबरों और कुरीतियों का बोलबाला था। धर्म को इन बीमारियों से मुक्ति दिलाने के प्रयास से भक्ति परंपरा की शुरुआत हुई। अब लोगों को पूजा के लिए मंदिर जाना अनिवार्य नहीं था। लोग अपने घरों में ही छोटे छोटे मंदिर बनाकर पूजा करने लगे थे। ये आप लोग देख लेंगे। अब हम देखते हैं अध्याय 11 नए साम्राज्य और राज्य। मरणोत्तर काल में भारत में समाप्त हुई राजनीतिक एकता को पुनः स्थापित करने का श्रेय गुप्त वंश को जाता है, जिसने काफ़ी हद तक समस्त भारत को पुनः एकता के सूत्र में बांध दिया। गुप्त वंश की स्थापना 275 ईस्वी के लगभग श्री गुप्त द्वारा की गई और 510 ईस्वी तक भारत में गुप्त वंश का शासक रहा। तो 275 से 510 ईस्वी तक था इसका शासन। तो गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत में मुख्यतः उत्तरी भाग में अराजकता की स्थिति बनी हुई थी। ऐसी स्थिति में हर्ष के शासन ने राजनीतिक स्थिरता प्रदान की। हर्षवर्धन 590-647 ईस्वी प्राचीन भारत में एक राजा था जिसने उत्तरी भारत में अपना एक सुदृढ़ साम्राज्य स्थापित किया था। हर्षवर्धन ने पंजाब छोड़कर समस्त उत्तरी भारत पर राज्य किया। हर्षवर्धन पंजाब को छोड़ करके पूरे उत्तरी भारत पर क्या किया था, शासन किया था। तो इस भाग में हम देखेंगे कि गुप्त साम्राज्य, हर्षवर्धन, दक्षिण भारत के राज्यों का प्रशासन, आम लोगों का जीवन कैसा था। ठीक है दोस्तों, तो देख लेते हैं गुप्त साम्राज्य क्या था। 320 से 550 ईस्वी तक क्या था, भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से पर गुप्त साम्राज्य का शासन था। गुप्त साम्राज्य के शासनकाल में चारों ओर खुशहाली थी। इस दौरान विज्ञान, तकनीक, कला, साहित्य आदि के क्षेत्र में भी तरक्की हुई। इसलिए गुप्त साम्राज्य को भारत के इतिहास का क्या कहा जाता है, स्वर्णिम युग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि तकनीक, कला और साहित्य आदि के क्षेत्र में क्या था, बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई थी। गुप्त साम्राज्य के महान राजाओं में चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम आता है। गुप्त साम्राज्य का शासन उत्तर पश्चिम में बंगाल तक फैला था। उत्तर पश्चिम से बंगाल तक फैला था। उत्तर पश्चिम से कहाँ तक फैला था, बंगाल तक फैला था। यह साम्राज्य दक्कन पठार के उत्तर तक ही सीमित था। और यह साम्राज्य क्या था, दक्कन पठार से के उत्तर तक ही सीमित था। लेकिन अपने चरम पर यह साम्राज्य भारत के पूर्वी तटों तक फैला हुआ था। पूर्वी तटों तक क्या था, फैला हुआ था। समुद्रगुप्त को गुप्त साम्राज्य का सबसे महान राजा माना जाता है। समुद्रगुप्त के बारे में सिक्कों और अभिलेखों से पता चला है। समुद्रगुप्त के बारे में सिक्कों और अभिलेखों से पता चला है। इलाहाबाद में स्थित एक अशोक स्तंभ से समुद्रगुप्त के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। यह एक प्रशस्ति है जिसे हर्षेण ने एक लंबी कविता के रूप में लिखा है। हर्षेण समुद्रगुप्त के दरबार में रहने वाला कवि था। प्रशस्ति यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है किसी की प्रशंसा करना। तो जमाने में राजाओं की प्रशंसा में क्या किया जाता था, प्रशस्तियाँ लिखी जाती थी। उस जमाने में राजाओं की प्रशंसा के लिए प्रशस्तियाँ क्या की जाती थी, लिखी जाती थी। अशोक से मिली हुई प्रशस्ति, अशोक स्तंभ से मिली हुई प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के बारे में निम्नलिखित जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त एक महान योद्धा था जिसने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ी। वह एक सक्षम प्रशासक और अच्छा सा राजा था। वह एक संगीतकार, चित्रकार और लेखक भी था। अपने दरबार में समुद्रगुप्त चित्रकारों, संगीतकारों और कवियों को प्रोत्साहन देता था। अपने दरबार में क्या था, समुद्रगुप्त चित्रकारों को, संगीतकारों को और कवियों को क्या करता था, प्रोत्साहन देता था। समुद्रगुप्त के दरबार के एक कवि कालिदास थे। उस जमाने के प्रसिद्ध ज्योतिष शास्त्री जिनका नाम आर्यभट्ट था, वे भी क्या थे, समुद्रगुप्त के ही दरबार में रहते थे। गुप्त साम्राज्य में प्रशासन कैसा था, तो उत्तरी भारत का एक बड़ा हिस्सा समुद्रगुप्त के सीधे नियंत्रण में था। इस भाग को आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था। इस भूभाग में समुद्रगुप्त ने 9 राजाओं को हराकर उनके क्षेत्र को गुप्त साम्राज्य में मिला लिया था। तो समुद्रगुप्त ने कितने राजाओं, 9 राजाओं को हरा करके उनके क्षेत्र को क्या किया था दोस्तों, अपने क्षेत्र में मिला लिया था। तो दक्षिणापथ में उस समय 12 राजा हुआ करते थे। उन्होंने समुद्रगुप्त के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। समुद्रगुप्त के सामने 12 राजा उन्होंने क्या कर दिया था, 9 को हरा दिया था और ये 12 ने इन्होंने क्या किया था, समर्पण कर दिया था। बाद में समुद्रगुप्त ने उन्हें अपने राज्य पर शासन करने की अनुमति दे दी। बाद में क्या किया था, समुद्रगुप्त ने उनको अपने राज्य में शासन करने की अनुमति दे दी थी। पूर्वोत्तर में असम, तटीय बंगाल, नेपाल और कई गणसंघों में
कई गण संघों ने समुद्रगुप्त के आदेश का पालन शुरू कर दिया था। आगे देखते हैं दोस्तों, इन राज्यों के राजा समुद्रगुप्त के दरबार में उपस्थित होते थे और उपहार भी लाते थे। बाहरी क्षेत्रों के राजाओं ने भी समुद्रगुप्त को आधिक्य स्वीकार कर लिया। उन्होंने समुद्रगुप्त से अपनी बेटियों की शादी करा दी। और उन्होंने क्या किया, समुद्रगुप्त से अपनी बेटियों की क्या करा दी, शादी करा दी। ऐसे क्षेत्र में शायद शक, कुषाण और श्रीलंका आते थे। ऐसे क्षेत्रों में शक, कुषाण और श्रीलंका आते थे। इसी तरह से लगभग पूरा उपमहाद्वीप समुद्रगुप्त के अधीन आ चुका था। कुछ भाग पर उसका प्रत्यक्ष रूप से शासन था, जबकि कुछ पर परोक्ष रूप से था। कुछ भाग पर उसका प्रत्यक्ष रूप से शासन था और कुछ पर क्या था, परोक्ष रूप से शासन था। हर्षवर्धन क्या था दोस्तों, हर्षवर्धन ने उत्तरी भारत के एक बड़े हिस्से पर 606 से 647 ईस्वी तक शासन किया। उसकी राजधानी कन्नौज में थी। उसके दरबार में कवि बाणभट्ट ने उनकी जीवनी लिखी थी, जिसका नाम हर्षचरित है। इस जीवनी से हर्षचरित के बारे में ढेर सारी जानकारी मिलती है। और इस जीवनी से क्या है, हर्षचरित के बारे में ढेर सारी जानकारी मिलती है। जो ह्वेनसांग था वो भी हर्षवर्धन के दरबार में रहा था। ह्वेनसांग के विवरणों से वे हमें कई जानकारियाँ से भी हमको क्या होती है, कई प्रकार की जानकारियाँ मिलती हैं। ये हर्षवर्धन का शासनकाल था पूरा इतना। अब पल्लव, दूसरी और 9वीं शताब्दी के बीच दक्षिण भारत के एक बड़े हिस्से पर पल्लव राजवंश का शासन था। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। पल्लवों का क्षेत्र क्या था, कावेरी डेल्टा तक फैला हुआ था। पल्लवों का जो क्षेत्र था वो कावेरी डेल्टा तक फैला था, ये पल्लव। चालुक्य का था दोस्तों, 6वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य और दक्षिण भारत के एक बड़े हिस्से पर चालुक्य राजवंश का शासन था। चालुक्यों का क्षेत्र कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित रायचूर दोआब था। चालुक्य की राजधानी ऐहोल थी। ये चालुक्य। पल्लव और चालुक्य राजा अक्सर आपस में लड़ते रहते थे। वे उस क्षेत्र में अपनी प्रभुता साबित करना चाहते थे। राजधानियां न खासकर से आक्रमण होता था क्योंकि वे समृद्ध शहर थे। पुलकेशिन द्वितीय को चालुक्य राजवंश का सबसे प्रसिद्ध राजा माना जाता है। पुलकेशिन की प्रशस्ति उसके दरबारी कवि रविकीर्ति ने लिखी। पुलकेशिन की प्रशस्ति किसने लिखी, उसके दरबारी कवि रविकीर्ति ने लिखी। इसमें हर्षवर्धन की पराजय का विस्तृत विवरण है। समय बीतने के साथ पल्लव और चालुक्य राजाओं की जगह राष्ट्रकूट और चोल राजाओं ने ले लिया। इन राज्यों का प्रशासन कैसे हुआ, अभी भी जमीन ही टैक्स का सबसे बड़ा स्रोत था। प्रशासन की सबसे निचली इकाई गांव थी, लेकिन कई ऐसे बदलाव हुए जिनके कारण सत्ता का समीकरण बदल चुका था। इस समय कोई भी ऐसा राजा नहीं था जो पूरे उपमहाद्वीप पर शासन करने लायक शक्तिशाली हो। आगे देखते हैं दोस्तों, राजा अक्सर शक्तिशाली और प्रभावशाली लोगों को अपनी तरफ करने के प्रयास करते थे। वे अक्सर सत्ता की साझेदारी के उपाय भी क्या करते थे, निकाला करते थे। कई ऐसे लोग थे जो आर्थिक, सामाजिक और सैन्य शक्ति के मामले में शक्तिशाली थे। सेना में बदलाव, कुछ राजा अभी भी एक सुसंगठित सेना रखते थे, लेकिन इस समय एक नई परिपाटी भी शुरू हो गई थी। कुछ सेनानायक अपनी सेना रखते थे जिसे जरूरत पड़ने पर राजा की सेवा में लगा दिया जाता था। उन्हें कोई नियमित वेतन नहीं मिलता था, लेकिन उन्हें इसके बदले में भूमिदान मिल जाता था। इसके साथ उन्हें कर वसूलने का अधिकार भी मिल जाता था। ऐसे सेनानायकों को सामंत कहा जाता था। जब कोई शासक कमज़ोर हो जाता था तो सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करता था। जब कोई शासक क्या हो जाता था, कमज़ोर हो जाता था, तो सामंत क्या करता था, उससे स्वतंत्र होने की कोशिश करता था। दक्षिण के राज्यों की जो सभाएँ थी वो क्या थी, तो ब्राह्मण भूमि पतियों के संगठन को सभा कहते थे। ऐसी सभाओं में कई उपसमितियां भी होती थी। अलग अलग उपसमिति अलग अलग मुद्दों पर काम करती थी, जैसे सिंचाई, सड़क निर्माण, कृषि प्रक्रिया, मंदिर निर्माण आदि। गैर ब्राह्मण भूमिपतियों के संगठन को उर कहते थे। गैर ब्राह्मण भूमिपतियों के संगठन को उर कहा जाता था। व्यापारियों के संगठन को नगरम कहते थे। सामान्य तौर पर ऐसे संगठनों का नियंत्रण धनी व्यापारियों या भूमिपतियों के हाथ में होता था। धनी व्यापारियों या भूमिपतियों के हाथ में होता था। दक्षिण भारत में ऐसे संगठन कई सदियों तक बने रहे। आम लोगों का जीवन, ज़्यादातर लेखकों ने राजाओं के बारे में लिखा है, लेकिन कुछ लेखकों ने आम लोगों के बारे में भी लिखा है। कई कहानियाँ, कविताओं और नाटकों से हमें आम लोगों के जीवन के बारे में पता चलता है। अब राजाओं और ब्राह्मणों की भाषा संस्कृत हो गई थी। आम लोगों की भाषा क्या थी, प्राकृतिक। तो ब्राह्मण और राजा क्या थे, संस्कृत बोलते थे, लेकिन जो आम लोग थे वो प्राकृत भाषा बोलते थे। आगे देखते हैं दोस्तों, अछूतों की स्थिति कैसी थी। फॉसियन ने उस समय के अछूतों की स्थिति के बारे में लिखा है। ऐसे लोगों को समाज की मुख्य धारा से अलग रखा जाता था। जब भी कोई अछूत किसी गांव में प्रवेश करता था तो उसके पैरों को अपनी उपस्थिति के बारे में चेताना होता था। लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए वह जमीन पर एक छड़ी को पीटता रहता था।
अछूत को गांव या शहर की सीमा के बाहर रहना पड़ता था। ये कुछ तिथियां हैं। 1700 साल पहले गुप्त वंश की शुरुआत और 1400 साल पहले क्या था, हर्षवर्धन की शुरुआत। अब इमारतें, चित्र और किताबें थोड़ा सा देख लेते हैं। इमारतों का निर्माण, चित्र और कलाकार, किताबें और वैज्ञानिक, ये भी देख लेते हैं। तो दिल्ली का लौह स्तंभ क्या था? दिल्ली का लौह स्तंभ साधारण स्तंभ नहीं है। यह स्तंभ पिछले 1500 वर्षों से यहाँ खड़ा है और इसमें आज तक जंग नहीं लगा। इससे पता चलता है कि उस जमाने में धातु शोधन की तकनीक कितनी विकसित थी। इस स्तंभ पर एक अभिलेख है जिससे पता चलता है कि इसे गुप्त साम्राज्य के चंद्रगुप्त के काल में बनवाया गया था। तो गुप्त साम्राज्य के चंद्रगुप्त के काल में लौह स्तंभ बनवाया गया था। स्तूप क्या है? स्तूप शब्द का मतलब होता है टीला। स्तूपों का निर्माण अक्सर बुद्ध के अनुयायियों द्वारा करवाया गया था। स्तूप के बीच में अक्सर एक बक्सा रखा जाता था। इस बक्से में बुद्ध या उनके शिष्यों के शरीर के अवशेष रखे जाते थे। उस बक्से को मिट्टी से ढक दिया जाता था और उस बक्से को क्या करते थे दोस्तों? मिट्टी से ढक देते थे। उसके बाद दोस्तों कच्ची ईंटों से और फिर पकी ईंटों से ढका जाता था। आखिर में कभी कभी इसे पत्थर से भी ढक दिया जाता था जिस पर नक्काशी की जाती थी। स्तूपों के चारों ओर एक प्रदक्षिणा मार्ग बनाया जाता था। बुद्ध के भक्त इस मार्ग पर घड़ी की सुई की दिशा में क्या करते थे? प्रदक्षिणा करते थे। प्रदक्षिणा मार्ग के चारों ओर रेलिंग से घेर दिया जाता था जिसे वेदिका कहा जाता था। प्रदक्षिणा मार्ग के चारों ओर जो रेलिंग बनती थी उसको वेदिका कहती थी और वेदिका में एक प्रवेश द्वार बना दिया जाता था। तो रेलिंग और प्रवेश द्वार पर सुंदर नक्काशी की जाती थी। स्तूप के बेहतरीन संरचना और उस पर की गई सुंदर नक्काशी से उस जमाने के वास्तुशिल्प का अंदाजा लगाया जा सकता है। हिंदू मंदिरों में सबसे महत्वपूर्ण क्या था? हिंदू मंदिर की संरचना कैसी थी? हिंदू मंदिर में सबसे महत्वपूर्ण भाग था गर्भगृह। यहीं पर मुख्य देवी देवता की मूर्ति रखी जाती थी। इसी स्थान पर पुरोहित अनुष्ठान करते थे और लोग पूजा करते थे। गर्भगृह के ऊपर अक्सर एक ऊंचा स्तंभ टावर बना दिया जाता था। इस स्तंभ को शिखर कहते थे। जो टावर होता था उसको क्या कहते थे? शिखर कहते थे। तो शिखर से गर्भगृह के महत्व का पता चलता है। अधिकतर मंदिरों में एक बड़ा सा हाल होता था जिसे मंडपम कहते थे। अधिकतर मंदिरों में क्या होता था? एक बड़ा सा हाल होता था जिसको क्या कहा जाता था दोस्तों? मंडलम कहा जाता था। मंडलम में ढेर सारे लोग इकट्ठा हो सकते थे। शुरू में मंदिरों को पत्थर और ईंटों से बनाया जाता था, लेकिन बाद के कई मंदिर ऐसे बने जिन्हें केवल पत्थरों से बनाया गया। बाद के जो मंदिर थे वो ऐसे बने जिनको केवल पत्थरों से बनाया गया। कुछ मंदिरों को तो केवल एक ही विशाल पत्थर को तराश कर बनाया गया, जैसे महाबलीपुरम का मंदिर। तो कुछ मंदिरों को क्या किया गया? एक ही पत्थर को तराश कर बनाया गया। तो महाराष्ट्र में स्थित अजंता की गुफाओं की चित्रकला बहुत प्रसिद्ध है। आज भी इन चित्रों के रंग चमकदार और चटक लगते हैं। किताबें, यह वह समय था जब भारत के कुछ बेहतरीन महाकाव्यों की रचना हुई। जो साहित्यिक किताब हजारों पन्नों में रहती है उसे महाकाव्य कहते हैं। लगभग 1800 वर्ष पहले इलांगो नामक कवि ने मशहूर तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम की रचना की। शिल्पाधिकारम की रचना किसने की थी? इलांगो नामक कवि ने। तो सतनार ने तमिल महाकाव्य मणिमेखलई की रचना 1400 वर्ष पहले की। कालिदास ने कई महाकाव्यों और नाटकों के रचना की। इसी काल में पुराणों की रचना हुई। महिलाओं और शूद्रों को भी पुराण पढ़ने की अनुमति थी। पुराण पढ़ने की अनुमति किसको? महिलाओं और शूद्रों को भी थी। पुराणों को सरल संस्कृत भाषा में लिखा गया था। उसी समय में महाभारत और रामायण की रचना भी हुई थी। महाभारत को वेद व्यास और रामायण को वाल्मीकि ने लिखा था। आम लोगों की कई कहानियों को संकलित करके पुस्तक का रूप दिया गया। जातक कथाएं और पंचतंत्र ऐसी ही किताबें हैं। आगे देखते हैं विज्ञान क्या था। आर्यभट्ट एक गणितज्ञ और ज्योतिष शास्त्री थे। उनकी पुस्तक आर्यभट्टियम में गणित और ज्योतिष के कई सिद्धांत हैं। उन्होंने गणित और विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, जिसके कारण दिन और रात होते हैं। ग्रहणों का सही वैज्ञानिक कारण भी आर्यभट्ट द्वारा ही बताया गया था। आर्यभट्ट ने वृत्त की परिधि ज्ञात करने की सही तरीका भी निकाला था। यही विधि आज भी इस्तेमाल होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा था, ये महत्वपूर्ण तिथियां आप लोग देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो एनसीईआरटी का ये भाग यहीं पर समाप्त होता है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट बॉक्स में ये भी बताने का प्रयास करें कि इस वीडियो को मैं आप लोगों के लिए और किस तरह से उपयोगी बना सकता हूँ। धन्यवाद।